हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके क्लास 10th की ज्योग्राफिया का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर भी है, बस थोड़ा बड़ा है, इसीलिए आपको मेरा साथ देना होगा, मतलब आपको मेरे साथ रहना होगा, ठीक है। अब इस चैप्टर को मैं शुरू कर देता हूँ। बहुत ही आसान चैप्टर है भाई, पहले ही बता देता हूँ, वरना तुम लोग थोड़ा डर जाओगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका शुरुआत का जो थोड़ा पोर्शन है यही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझने में, बाकी और जो पोर्शन है वो तो आसान ही है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर है, इसको मैं क्लासीफाई किस तरीके से कर सकता हूँ, यानी किस तरीके से हम इसको पढ़ें कि हमको ये चैप्टर याद हो जाए पूरा का पूरा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भैया कि ज़िंदगी में अगर नाम कमाना है तो शब्द के नाम के अंदर घुस जाओ, चैप्टर के नाम के अंदर घुस जाओ। तो नाम बहुत कुछ कह रहा है, नाम कह रहा है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट तो आप देख ही रहे हैं आसपास, आपको पता ही है। रिसोर्सेज क्या है इसके बारे में बता दूँ तो रिसोर्स कहता है कि मेरा नाम अगर पढ़ना है तो मेरे बारे में पहले जान लो। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है रिसोर्सेज। और मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो तुम्हारी नीड को सेटिस्फाई कर दूँ। एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी ज़रूरतों को पूरा कर दे, उसको आप अपने लिए रिसोर्स कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई सामान्य अपने चैप्टर के नाम की बात। अब इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या है और जो भी पढ़ना है उसको पढ़ेंगे कैसे, इसके बारे में आपको बता दूं। तो ये जो आपका चैप्टर है ये बेसिकली 3 पोर्शंस में आप इसको बांट सकते हैं। पहला पोर्शन क्या रहेगा? पहला पोर्शन आपका रहेगा इंट्रोडक्शन का, या फिर इंट्रो का आप कह सकते हैं, जहाँ पर हम लोग रिसोर्सेज की डेफिनेशन को जानेंगे। इंट्रोडक्शन का वीडियो रहेगा, वीडियो नहीं सॉरी, पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर हम क्या जानेंगे? जिसके अंदर हम इसकी डेफिनेशंस को जानेंगे। उसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि आप इन्हीं कंडीशंस को जो फुलफ़िल कर पाएगा उसी को रिसोर्स कहेंगे, और अगर नहीं कर पाया तो उसको आप लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, वापस भेज देंगे उसके घर। तो उन कंडीशंस को भी जान लेंगे। 3 कंडीशंस, उन कंडीशन को के ऊपर भी बात कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ चलेंगे क्लासिफिकेशंस की तरफ, थोड़ी सी ह्यूमन की भी तारीफ़ करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ चलेंगे, जहाँ पर हम लोग 2 तरीके से क्लासिफिकेशन लेंगे। क्लासिफिकेशन की तरफ जब बढ़ेंगे, इसके टाइप्स की तरफ जब बढ़ेंगे, तब हम लोग 2 तरीके से इसको क्लासिफाई कर रहे होंगे। किस 2 तरीके से? एक तो हम लोग कर रहे होंगे चार्ट की मदद से। एक आपको चार्ट दिया जाएगा, आपके एनसीईआरटी में भी आपको दिया है, उस चार्ट की मदद से हम लोग करेंगे। और अगर चार्ट की मदद से आपको नहीं समझ में आया, बाकी दोनों अलग अलग तरीके से हैं, तो चार्ट की मदद से हम जब नहीं कर पाएंगे, मतलब कर तो लेंगे ही, और चार्ट को कर लेने के बाद हम लोग कई सारी बेसिस पर कर रहे होंगे, कई सारे आधारों पर कर रहे होंगे कि इस आधार पर कितने भाग में बटा है, इस आधार पर कितने भाग में बटा है। तो कई सारी बेसिस पर उसको बांट कर इसको पढ़ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर हम लोग रिसोर्स प्लानिंग को देख रहे होंगे। तो रिसोर्स प्लानिंग को कहाँ कहाँ देखेंगे सर जी, ये भी बता दीजिए। तो रिसोर्स प्लानिंग को हम लोग 2 जगह पर देख रहे होंगे। एक तो पूरी दुनिया पर देख रहे होंगे, और जब दुनिया से पेट भर जाएगा तब हम लोग अपने भारत में किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग हो रही है इसको देखेंगे। अब रिसोर्स प्लानिंग है क्या, इसको जानने से पहले आपको ये बताना भूल गया। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बीच में भी पढ़ेंगे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं इनका किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किस तरीके से क्या हुआ कि हमारे रिसोर्स अब खपत होने लगे। हमने तो सोच लिया भैया भगवान ने हमें गिफ्ट दे रखा है, तो इसका डिस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ इसको भी हम लोग जानेंगे। और इस डिस्ट्रक्शन नहीं इसके जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय को रोकने के लिए जो किया गया उसी को रिसोर्स प्लानिंग कही गई। तो उसको भी हम लोग जानेंगे इसके सॉल्यूशन के रूप में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जान लेने के बाद आपका जो मुश्किल पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और सरल पार्ट शुरू हो जाएगा, जो कि है लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्सेज को हम लोग जानेंगे। लैंड रिसोर्सेज की थोड़ी तारीफ़ भी कर देंगे, आप कहेंगे तो थोड़ी सी तारीफ़ करेंगे। और तारीफ़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब आपको बताएंगे कि भाई जिंदा हो तो ज़मीन पर जिंदा हो, इस तरीके से इसकी थोड़ी तारीफ़ करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब लैंड के अंदर जो एकमात्र ही पढ़ने लायक टॉपिक है वो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो आपके भारत की ज़मीन है उसको किस किस चीज़ों में बांटी गई है, यानी कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही है। जैसे कि आपके भारत की जो ज़मीन है उसकी कुछ ज़मीन जो उसका है वो यूज़ हो रहा है प्लेट्यू के रूप में, कुछ यूज़ हो रहा है प्लेन्स के रूप में, कुछ यूज़ हो रहा है माउंटेन्स के रूप में। उसमें भी प्लेन्स में भी कुछ कुछ फॉरेस्ट के रूप में यूज़ हो रहे हैं, कुछ कुछ बंजर ज़मीन के रूप में यूज़ हो रहे हैं। तो आपकी जो भारत की ओवरऑल ज़मीन है
वो किन किन चीज़ों में यूज हो रही है इसको भी देखेंगे, और पिछले समय में और आज के टाइम पर क्या किस चीज़ में कितनी कमी हुई है, कौन चीज़ कितनी बढ़ी है, इसको भी हम लोग जानेंगे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। इसके बाद हम लोगों को जो चीज़ हमेशा कॉमन है उसको जानना है भैया कि डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, तो लैंड डिग्रेडेशन जानेंगे, यानी लैंड की क्वालिटी जो है वो कम हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मिट्टी है वही बह जा रही है, तो लैंड डिग्रेडेशन को जानेंगे। और भाई जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर सॉल्यूशन तो है ही, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए कहेंगे कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, तो ऐसे ही इसका सॉल्यूशन भी लेंगे कि आखिरकार क्या करें महाराज कि हमारी जो लैंड है वो बच जाए। इसको जानने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अपनी थर्ड टाइप की तरफ, मतलब थर्ड पोर्शन की तरफ, जो कि लास्ट पोर्शन रहेगा। इसके अंदर हम लोग क्या जानेंगे, इसके अंदर हम लोग जानेंगे सॉइल के बारे में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, और इन्हीं मतलब जिन जिन चीज़ों से फॉर्मेशन होती है उसी आधार पर सॉइल आगे जाकर बट भी जाती है, तो इस सॉइल के टाइप्स को ही पढ़ेंगे। यही मेन चीज़ है, आपको यही याद करनी है, सॉइल के अंदर टाइप्स को पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम भी इसकी सॉइल के इरोजन को देखेंगे, वही आप सॉइल की डिग्रेडेशन मान सकते हैं। सॉइल इरोजन को देखेंगे, और जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर सॉल्यूशन तो है, तो इसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे। और उसके बाद एक प्यारा सा शब्द बोल दूंगा, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए। इतना बोलने के बाद हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो ये टोटल एजेंडा होने वाला है हमारा आज का, टोटल कहानी होने वाली है आज के चैप्टर की। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं। तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नाम के अंदर घुस जाएंगे। तो चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। तो अभी रिसोर्सेज क्या है, तो कह रहा है रिसोर्सेज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, कुछ वैसे वाइटल एलिमेंट हैं आपके एनवायरनमेंट में ही अवेलेबल हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि आपकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, आपकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको कहा था कंडीशन बताऊंगा। कंडीशन ये है कि पहली बात तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी से आप उसे पा सकें। दूसरी इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए, यानी पैसों से उसको खरीद सकें। और तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी आपके ग्रंथों में लिखा हो कि हाँ आप उसको यूज कर सकते हैं। तीनों के बारे में समझाता हूँ। अब जैसे मान लो कोई रिसोर्स है, वो मतलब है तो आपको पता है यहीं बगल में है, लेकिन उसको आपको पाने के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है आपके पास, तो आप कैसे पाएंगे। जैसे आगे आपको इसी के आधार पर एक क्लासिफिकेशन मिलेगा जिसको कहा जाएगा मेरे ख्याल से स्टॉक रिसोर्सेज। हाँ स्टॉक। तो स्टॉक में आप देखेंगे कि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये इनफ्लेमेबल गैस है, अगर इसके साथ हम कुछ छेड़खानी कर दे तो हम कुछ एनर्जी के रिसोर्सेज बना सकते हैं, लेकिन आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि आप ऐसा कर सकें, तो इसीलिए अभी वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है, अभी आप उसे रिसोर्स नहीं कहेंगे। दूसरा है इकोनॉमिकली फीजिबल। मान लीजिए क्या भैया, मान के लीजिए है ही ऐसा कि हमें कई सारे ऐसे प्लेनेट मिल गए हैं जहाँ पर अर्थ की तरह कंडीशन है जीने के लिए, लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ तक पहुँचना अभी हमारी औकात से बाहर है और बहुत ज़्यादा खर्चा भी लग जाएगा उसको बनाने में। इसीलिए आप कह सकते हैं कि अभी वो वाला जो प्लेनेट है वो अभी आपके लिए रिसोर्स नहीं है। जब आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, आपके पास उतनी पैसे हो जाएंगे कि आप वहाँ तक पहुँच सकें, तब आप उसे रिसोर्स मान सकते हैं। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कल्चरली एक्सेप्टेबल। बेहतरीन एग्जाम्पल है मीट। जैसे जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो मीट एक तरह का रिसोर्स है, उनकी भूख प्यास को मिटाता है, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो मीट बड़ा भयानक चीज़ है, तबाही ला देगा। तो उनके लिए जो मीट है वो किसी तरीके का रिसोर्स नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उनके ग्रंथों में भैया लिखा नहीं है मीट खाने के लिए, है ना, तो इसलिए उनके लिए वो रिसोर्सेज नहीं है। अब आप ये देखते हैं कि ये तीनों की कंडीशन। अब मैंने आपसे कहा था कि ह्यूमन की थोड़ी तारीफ़ कर देंगे, तो ह्यूमन जो है ये इतना ज़्यादा चुल वाला आदमी है कि इसने क्या कर दिया है, इसने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है किसके लिए, कि ये क्या कर सके कि एनवायरनमेंट में जो मटेरियल हैं इसको मैं क्या कर दूं, इसके साथ में कुछ ऐसी छेड़खानी कर दूं जिससे क्या हो सके, जिससे मेरे लिए रिसोर्स हो जाए, यानी मेरी नीड को सेटिस्फाई कर सके। इसके लिए ह्यूमन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एग्जाम्पल है विंड यानी हवा। तो क्या किया भैया, इसने टरबाइन लगा दी, इसने कई सारे विंड मिल लगा दी, है ना। इसने देखा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो मुझको हवा दे रहा है, तो हवा लेकर मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। तो मैंने एक विंड मिल बना देता हूँ, जिससे क्या हो जाए, जिससे इस विंड से मैं विंड मिल को हिलाऊँ, विंड मिल को घुमाऊँ, और विंड मिल जब घूमेगा तो क्या होगा, इसके अंदर एक टरबाइन लगा हुआ है, जब वो टरबाइन घूमेगा तब बढ़िया बिजली बनेगी और हमारे यहाँ टीवी चलेगी,
है ना। तो इसीलिए क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी की लालच में आदमी ने क्या किया, मटेरियल जो कि उसके एनवायरनमेंट में है उसके साथ छेड़खानी की, उसके साथ मेहनत कर कर ऐसी ही चीज़ें बना दी जिससे वो उनको भी अपने रिसोर्सेज के रूप में यूज़ कर सके। तो ये 3 बातें आपको यहाँ से पता चल गई। पहली कि रिसोर्स ऐसे वाइटल एलिमेंट है आपके एनवायरनमेंट में जो कि क्या कर देते हैं, आपकी नीड को सेटिस्फाई कर देते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे वही रिसोर्स है। दूसरी बात कि 3 कंडीशन है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और आदमी ने बहुत मेहनत की है एनवायरनमेंट में जो रखे हुए मटेरियल हैं उनको उनके साथ छेड़खानी कर कर उनको अपने लिए रिसोर्सेज बनाने के लिए। अब आपकी एनसीईआरटी में आपको एक क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो वो कहता है कि जो रिसोर्सेज हैं ये बेसिकली 2 प्रकार के हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि आपको नेचर से मिलते हैं, नेटूरे से मिलते हैं, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन से रिलेटेड हैं। चाहे ह्यूमन कुछ बनाकर आपको दे दे, चाहे ह्यूमन खुद ही आकर प्रकट हो जाए कि आओ भाई मैं ही तुम्हारी नीड को सेटिस्फाई कर देता हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए काम कर देता हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए रिसोर्स हो जाता हूँ। अब नेचुरल रिसोर्स के अंदर आते हैं 2 तरीके के रिसोर्स, एक आता है रीन्यूएबल रिसोर्स और एक आता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। समझ लेते हैं प्यार से इसको। तो जो शब्द है रीन्यूएबल, इसके अंदर आपको 3 शब्द दिखते हैं, री, न्यू और एबल। एबल यानी के काबिल, मैं तेरे काबिल हूँ यार कि तेरे काबिल नहीं, है ना, गाना सुना था तुमने, है ना। तो के काबिल यानी ये किसी चीज़ की एबल है, किसी चीज़ के काबिल है। किस चीज़ के काबिल है, री यानी अगेन, अगेन यानी दोबारा, ये दोबारा से, न्यू नया यानी दोबारा से नया होने के काबिल है, यानी दोबारा से बन जाने के काबिल है। ऐसे रिसोर्स जो कि दोबारा से बनाए जा सकते हैं इनको आप लोग रीन्यूएबल रिसोर्स कह सकते हैं। इन रिसोर्सेज में भी 2 तरीके से हैं, एक है आपके कंटिन्यू जो कि आपको कुछ भी नहीं करना है, या तो आपको कंटिन्यूसली फ्लो इनका आपको रोज़ मिलता रहेगा, आप इसे कंटिन्यूसली रोज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे विंड और वाटर, एक दिन हवा ले ली तो अगले दिन आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि पहले रेंट जमा करो तब हवा लो। एक दिन आपने 1 गिलास पानी पी लिया तब आपकी मम्मी आकर ये नहीं कहेंगी कि बेटा जाओ पहले पैसा जमा करो तब तुमको पानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में पानी ही ख़त्म हो गया है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कंटिन्यूसली बिना पैसा दिए, बिना फ़ी भरे आपको क्या मिल रही होगी, ये फ्री में मिल रही होगी। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपके कंटिन्यू फ्लो में आने वाले रिसोर्सेज हैं। अब जैसे आप लोग कुछ कहेंगे कि जो वाटर है, सर जी वाटर तो ख़त्म हो सकता है, पानी तो ख़त्म हो सकता है। जी पानी ख़त्म हो सकता है, लेकिन हम लोग बात करते हैं नियरली फ्यूचर की, यानी हमारे पास के फ्यूचर की। वैसे तो जो सूरज है उसकी भी उम्र है, लेकिन सूरज को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज जब तक ख़त्म होगा तब तक आप 10-12 बार ख़त्म हो चुके होंगे, कई करोड़ों बार ख़त्म हो चुके होंगे। तो इसीलिए आप अपने नियरली फ्यूचर की अगर बात करें तब सूरज अभी जिंदा है, इसीलिए आप उसे रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ते हैं। अगला है बायोलॉजिकल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनमें आपको थोड़ी तो मेहनत लगानी पड़ेगी भैया, जिसमें एक है नेचुरल वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट, और दूसरा है वाइल्ड लाइफ यानी उसमें रहते हुए जंतु। अगर आपके आसपास पेड़ ख़त्म हो रहे हैं तो पेड़ दोबारा से नहीं बन जाएंगे, जब तक आप उसे लगाएंगे नहीं तो आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आकर कैसे हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं जो कि रिन्यू हो जाएंगे अगर आप करेंगे तो। और जहाँ पर पेड़ पौधे लगेंगे वहाँ पर वाइल्ड लाइफ तो आ ही जाएगी, तो इसीलिए आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब नेचुरल रिसोर्सेज का अगला टाइप है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नाम के आगे नॉन लग गया, यानी जब जहाँ ये अभिशाप लग गया वहाँ पर जान लो कि अब ये नहीं हो पाएगा। यानी ऐसे रिसोर्स जो कि दोबारा से नए नहीं कर सकते। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि उनको आप दोबारा किसी जगह यूज नहीं कर सकते, तो जिनको आप दोबारा यूज कर पाएंगे उनको आप रिसाइक्लेबल रिसोर्स कहेंगे। जैसे मेटल यानी सोना या लोहा, कुछ भी मान लीजिए, लोहे का आप पिघलाकर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर यूज कर सकते हैं। तो ये रिन्यूएबल तो नहीं है। अगर एक बार आपने सोने का कुछ बना लिया तो आप दोबारा से सोना नहीं बना सकते, लेकिन उसी सोने को पिघलाकर आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे काम में यूज़ कर सकते हैं। तो वो रिसाइक्लेबल तो है, बस रिन्यूएबल नहीं है। अब कुछ इतने बड़े चिंदी लोग हैं, इतने ज़्यादा पाप से भरे लोग हैं कि ना ये दोबारा से बन सकते हैं और ना ये दूसरी जगह यूज हो सकते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल का सर जी समझ नहीं आया, जैसे पेट्रोल, जैसे डीजल। इनको फॉसिल फ्यूल को कहा जाता है क्योंकि ये फॉसिल से बनते हैं। फॉसिल क्या है? जो जीव जंतु पेड़ पौधे मिट्टी के नीचे दब गए थे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण, जितना दब गए कि वो तेल बन गए वो, तो उनके तेल यानी पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, तो अगर आपके पापा की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो जब तक जाकर दोबारा भराएंगे नहीं तब तक आपको दोबारा से वो तेल ना, वो जो पेट्रोल है ना वो गाड़ी कहीं पर चल सकती है, और ना उस पेट्रोल को आप पिघला कर कुछ बना सकते हैं। पिघलाओगे क्या, धुआं हो गया है मेरे भाई। ठीक है,
अब हम लोग अगर बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन क्या है भैया, ह्यूमन दो तरीके से बढ़ जाता है। एक ह्यूमन जो लिख कर चला गया है, ह्यूमन जो बना कर चला गया है, ह्यूमन ने जो बना दिया है, मेड दिया है यानी बना दिया है, उसको आप कहेंगे स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, ये स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो मॉन्यूमेंट बना गए हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशंस जो लिख गए हैं वो आपके लिए आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कबीरदास के दोहे आपको खुशी पहुंचा रहे हैं और ताजमहल देखकर भी आपको आनंद आ रहा है। तो आपके लिए ये दोनों चीज़ क्या हैं, आदमी द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज हैं। और आपने अपने घर पर लेबर लगा रखा है, तो ये कई सारे लेबर मिलकर आपका घर बना दे रहे हैं, तो ये क्वांटिटी पर काम कर रहे हैं, यानी कई सारे लेबर मिलकर क्या कर दे रहे हैं, आपके घर को बना दे रहे हैं। तो लेबर अब आपके लिए रिसोर्स हैं। और आप भी जिसको सुन रहे हैं यानी मुझको सुन रहे हैं, तो ये जो क्वालिटी अपनी टीचिंग की क्वालिटी से आपकी सेवा कर रहा है, आपका जो टीचर है ये क्या है आपके लिए, ये भी एक रिसोर्सेज है। लेकिन अंतर यही है कि मैंने कुछ बनाया नहीं है, मैं तो बस अपनी क्वालिटी से खुद ही आकर आपकी सेवा कर रहा हूँ। और अगर कोई कुछ बना गया है तो इस तरीके से दो भाग कर सकते हैं आप, एक जो कि वो बना गए हैं और एक जो खुद आकर कर रहे हैं। जो बना गए हैं उनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और जो खुद आ गए हैं उनको आप ह्यूमन रिसोर्सेज कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल क्लासिफिकेशन। फिर से बता देता हूँ, रुक जाओ भाई। तो जो रिसोर्सेज हैं दो तरीके से हैं, एक है नेचुरल रिसोर्स और एक है ह्यूमन रिसोर्स। नेचर से जो मिला है नेचुरल रिसोर्स, आदमी से जो जुड़ा है ह्यूमन रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक है रीन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। नाम में घुस जाओ, कह रहा है रीन्यू और एबल, कोई ऐसी चीज़ जो कि दोबारा से नई करने के काबिल है उसको आप रीन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। और शब्द के आगे नॉन लग गया है यानी नॉन रीन्यूएबल, दोबारा से नया नहीं बना सकते। उसके बाद रीन्यूएबल में भी आएगा दो, एक है कंटिन्यूस टू फ्लो और एक है बायोलॉजिकल रिसोर्स। एक ऐसा जो कि जिसकी कोई फ़ी नहीं है, जिसका कोई रेंट नहीं है, फ्री में आपको रोज़ मिलेगा, उसको आप कंटिन्यूस फ्लो में मान सकते हैं। और कुछ ऐसे जिनको आप लगाएंगे तभी वो रिन्यू हो पाएंगे, जैसे आपके पेड़ पौधे और जंतु, जो कि जीव जंतु जो कि वहाँ पर पेड़ वाले पौधों वाली जगह पर आएंगे। और कंटिन्यूस फ्लो कौन है भैया, वाटर हो गया, विंड हो गया, सनलाइट हो गया। अब अगला है नॉन रिन्यूएबल सोर्स। लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्स दोबारा से बनाए नहीं जा सकते, लेकिन दोबारा से किसी जगह पर यूज किए जा सकते हैं, जैसे रिसाइक्लेबल रिसोर्स जो कि आपके मेटल्स हैं। और अगला क्या है, ऐसे जो कि ना दोबारा से बनाए जा सकते हैं ना किसी दूसरी जगह यूज किए जा सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। अगला है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स यानी जहाँ पर आदमी खुद ही या तो आपने मेहनत कर कर क्या कर दे, आपकी सेवा कर दे, तो वो क्वांटिटी और क्वालिटी के बल पर अगर आपकी नीड को पूरा कर रहा है तो वो ह्यूमन रिसोर्स है। और अगर ह्यूमन अब कुछ स्ट्रक्चर बनाकर चला जाए, कुछ इंस्टीट्यूशंस लिख जाए, आपके लिए एक दस्तावेज लिख जाए जो कि आपकी मदद कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी एनसीईआरटी की बढ़िया डायग्राम की मदद से जो आपकी मदद की गई है, उसको हम लोग देखते हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ बेसिस पर, कुछ कुछ आधार पर किस तरीके से रिसोर्स को बांटा गया है, उसको भी आइए समझ लेते हैं। तो ऊपर ही आपको ये ऊपर नहीं बताया गया था, ये मैं बता रहा हूँ कि पहला क्या है, नंबर एक क्या है, नंबर एक है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी उसकी जन्म कहाँ से हुआ है, पैदा कहाँ से हुआ है। तो पैदा वो दो जगह से हो सकता है, या तो जिंदा चीज़ों से होगा या तो ख़त्म चीज़ से होगा, यानी बायो यानी लिविंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिंदा है यानी जिंदा चीज़ों से बना हुआ रिसोर्स को आप बायोटिक रिसोर्स कहेंगे या फिर लिविंग रिसोर्स कह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो कि आपको बायोस्फीयर से मिलते हैं, जिंदा चीज़ों से मिलते हैं, जिसमें लिविंग कंपोनेंट आते हैं, जैसे आदमी और पेड़ पौधे, जीव जंतु, मछलियाँ और कुछ जिंदा चीज़ें। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं भैया, आपकी बायोटिक रिसोर्स के अंदर आती हैं, क्योंकि आपको जिंदा चीज़ों से मिलती हैं भैया, है ना। तो ये आपको आपके बायोस्फीयर से मिलेंगे, यानी आपके आसपास के जो लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग एनवायरनमेंट है, वहाँ से मिल रहे हैं। अगला क्या है, अगला है ए बायोटिक रिसोर्स, यानी जो कि जिंदा चीज़ों से नहीं मिल रहा है। शब्द के आगे लग गया है ए भैया, ए लग गया यानी अब्सेंट है, ए यानी अब्सेंट आप मान सकते हैं कि ऐसी चीज़ जो कि जिंदा नहीं है वो, ठीक है, उसके अंदर जिंदा चीज़ जो थी वो अब्सेंट है। अब तो जो चीज़ जिंदा नहीं है उसको आप नॉन लिविंग कंपोनेंट मान सकते हैं। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको आप एबायोटिक रिसोर्स के अंदर पढ़ते हैं, जैसे आपके पत्थर हो गए और कुछ प्रीशियस मेटल हो गए या फिर सारे मेटल आप मान सकते हैं। ठीक है, तो बेसिस ऑफ ऑरिजिन में हमने क्या जाना, दो तरीके के, एक जो बायोटिक जो जिंदा है और एबायोटिक जो जिंदा नहीं है, जैसे आदमी बायोटिक और पत्थर जो है एबायोटिक। आगे आते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, यानी खपत होने के आधार पर कि उनकी खपत किस तरीके से चल रही है। तो हम देखते हैं कि इस आधार पर दो तरीके से हैं,
एक है रीन्यू और एबल, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप दोबारा से बना सकते हैं, दोबारा से बनने के काबिल हैं। तो ऐसी चीज़ जिसको आप दोबारा से बना सकते हैं, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे हाँ, उसको फिजिकल फोर्स देकर, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस की मदद से उनको गुजार कर आप अगर उसे दोबारा से बना सकते हैं, तब आप उसे रीन्यूएबल सोर्स कहेंगे, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इत्यादि। ठीक है, अगर आपने दोबारा से क्या किया, फिजिकल एनर्जी दी, यानी दोबारा से पेड़ों को लगाया, तो दोबारा से आपको मिल जाएंगे पेड़। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं रीन्यूएबल रिसोर्स हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कुछ ऐसे रिसोर्सेज की जिनको आप एक बार कंज्यूम कर लिए तो दोबारा से उसको मांग भी मत लेना, अगर उनको बनने में, क्योंकि उनको बनने में मिलियन साल लग जाएंगे, यानी अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो आप 10-12 बार मरेंगे, जिएंगे, तब जाकर आपको मिल रहा होगा। तो इसीलिए आप क्या कह सकते हैं, ये रिसोर्सेज जो हैं दोबारा से बन नहीं सकते, इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद बात करें, इनके अंदर भी दो तरीके के आते हैं। एक है रिसाइकलेबल, यानी ऐसे रिसोर्स जो कि दोबारा से बन तो नहीं सकते, लेकिन एक बार बन गए तो उनको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर यूज कर सकते हैं, उनको आप रिसाइकलेबल कहते हैं। और ऐसे जिनको आप दोबारा से यूज भी नहीं कर सकते दूसरी जगह, उसको आप नॉन रिसाइकलेबल कहते हैं। जैसे इस डब्बे के अंदर भरा हुआ पेट्रोल, ये अगर एक बार उड़ गया, एक बार गिर गया, तब आपको दोबारा से मिलने वाला नहीं है, जब तक 2-4 मिलियन साल बाद आपको ये नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर हमने क्या जाना, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर दो, एक है रिन्यूएबल सोर्स जो कि दोबारा से बन सकता है, और एक है नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो कि दोबारा से नहीं बन सकता। उसके बाद आएगा नॉन रिन्यूएबल के अंदर भी दो तरीके का, एक है रिसाइकलेबल जो कि दोबारा से रिसाइकल किया जा सकता है, दोबारा से दूसरी जगह पर यूज किया जा सकता है, और दूसरा है नॉन रिसाइकलेबल जिसको आप दोबारा से यूज भी नहीं कर सकते, भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, अगला आता है ऑनरशिप के आधार पर, बेहतरीन बेहतरीन आप कह सकते हैं टाइप है। क्योंकि इसके अंदर 4 प्रकार के आते हैं भैया। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, यानी कुछ ऐसे रिसोर्स जिनको प्राइवेटली आपके चाचा दादा के पास है वो, तो उसको आप इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे। जैसे आपके चाचा दादा की ज़मीन और दादा का घर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी प्राइवेट आदमी की है। पूरा गांव आकर नहीं कह देगा कि हट जाओ ये घर मेरा है। ठीक है, भले आप रिश्तेदारों से कहते हैं कि आइए ये तो आपका ही घर है, अपने घर के ही हिसाब से इसको समझिए। तो वहाँ पर सिमली का यूज़ कर रहे हैं भैया आप, सिमली या मेटाफर का। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा ही घर है, वरना आप किसी के घर जाएँ, वो कहे आओ आओ, मान लो आपका नाम कुछ भी है, एक्स है आपका नाम, तुम आओ आओ एक्स, ये तुम्हारा ही घर है, तो तुम कह दो कि लाओ इस घर के कागज़ लाओ मेरे पास, मुझे इस घर को बेचना है, करे मेरा घर है तो आपको डंडे मार कर भगा देंगे वो लोग। तो इसीलिए वो आपके घर के समान है, आपका घर नहीं है, वो घर तो किसी इंडिविजुअल आदमी का है जो जिसके घर पर आप गए हैं। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्स जो कि प्राइवेटली कोई आदमी ओन करता है, इसको आप इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं, जैसे प्राइवेट लैंड और उसका घर। अगला आता है कम्युनिटी रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो कि किसी कम्युनिटी के सभी मेंबर ओन करते हैं, जैसे आपका पूरा गांव, मोहल्ला, पूरा शहर, पूरी कॉलोनी अगर किसी चीज़ को ओन कर रही है तो उसको आप कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज या कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे पब्लिक पार्क्स और पिकनिक स्पॉट, यानी पब्लिक पार्क यानी कोई भी पार्क जहाँ पर सभी लोग आ सकते हैं, वैसा तो नहीं है वहाँ पर आप जाकर आप कहेंगे मेरे दादा का पार्क है, हट जाए यहाँ से, वरना सब लोग आपको मार कर भगा देंगे, भाई क्यों ऐसा करना है ना। अगला आता है किस आधार पर और बांट सकते हैं आप, इसको ओनरशिप के आधार पर बांट सकते हैं। इससे पहले उसकी बात, अच्छा ओनरशिप में और चल रहा है ना, वो 2 हो गए। अब ये तीसरा है नेशनल रिसोर्स, बहुत आसान, नाम से ही पता चल रहा है, जो कि एक नेशन ओन करे, इसको आप नेशनल रिसोर्स कहेंगे। किसी इंडिविजुअल या कम्युनिटी की नहीं है, पूरा नेशन इसको ओन कर रहा है, इसलिए आप इसे नेशनल रिसोर्स कहेंगे। जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, ट्रेन हो गई, बस हो गई, जो वो है सरकारी बसें, है ना। अगला आता है इंटरनेशनल रिसोर्स, नाम से भी यही पता चल रहा है, जो कि देश का भी नहीं है, पूरी दुनिया में अगर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाकर अगर कोई गया है, जैसे यूएनओ इत्यादि है, तो कोई वर्ल्ड वाइड लेवल पर अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई वर्ल्ड वाइड लेवल पर अगर कोई संस्था है तो उसका है ये। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आपको समझना चाहिए। एग्जाम्पल है इसका, कोई ऐसी ज़मीन जो कि 200 किलोमीटर से ज़्यादा की अगर आपको चाहिए, तब बताता हूँ, रुक जाओ इसे। जैसे ये क्या है भैया, ये है क्या, ये है सारे जहाँ से अच्छा, ये है क्या, ये है सारे जहाँ से अच्छा और हिंदुस्तान हमारा है कि नहीं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। अब इस हिंदुस्तान पर आप देखते हैं कि इसके इधर क्या है, बाहर इतने में क्या है, हिंदुस्तान का ही समुद्र है, मतलब हमारा नहीं है लेकिन हमारे नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर या फिर क्या कहते हैं उसको, इंडियन ओशन कहते हैं ना। तो इंडियन ओशन में आप देखते हैं कि यहाँ पर जो अगर मान लो इतना जो पड़ रहा है, अगर ये 200 किलोमीटर की ज़मीन पड़ रही है, तो भारत को क्या मिली है, इतना नहीं, अभी इतना ही लिखो। ये मान लो अगर कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की जो ज़मीन आ रही है 200 किलोमीटर की आ रही है,
ठीक है। 200 किलोमीटर की ये ज़मीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। चल जाए यार, रुक जाओ, यहाँ तक मान लो, है ना। तो ये जो ज़मीन है मान लो 200 किलोमीटर की ज़मीन है, तो सरकार ने आपको मतलब ये पूरा नियम है कि 200 किलोमीटर की तक की समुद्र में जो ज़मीन है वो उसी देश की होगी, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप अपर क्लास में पढ़ते हैं कि इतने किलोमीटर तक आप ये कर सकते हैं, इतने किलोमीटर तक आप नेवी चला सकते हैं, इतने किलोमीटर तक के रिसोर्स आपके होंगे, इतने किलोमीटर तक की गैसें आपकी होंगी, है ना। तो उस तरीके से होता है। लेकिन अभी के लेवल पर आप इतना जान लीजिए कि जो लेवल है वहाँ से 200 किलोमीटर तक की जो ज़मीन होती है वो उस देश की होती है। अब मान लो भारत को इससे आगे की ज़मीन का काम है, यहाँ पर कुछ काम है, तब यहाँ पर वो क्या करेगा, तब भारत खुद से नहीं कर सकता, इसको जाकर यूएनओ से विनती करनी पड़ेगी कि हे यूएनओ महाराज, हमको आदेश दीजिए जिससे हम लोग यहाँ पर भी अपना काम चला सकें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नेशनल रिसोर्सेज की भी जो लिमिट थी वो ख़त्म हो गई। अब यहाँ से इंटरनेशनल रिसोर्स की बारी आ गई। तो अब ये जो रिसोर्स है, ये इतने यहाँ का जो समुद्र है वो इंटरनेशनली ओन किया जा रहा है, यानी ये इंटरनेशनल रिसोर्स है, ठीक है। समझ गए आप इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है। तो जो 200 किलोमीटर तक की ज़मीन तो दे रखी है, 200 किलोमीटर से आगे की अगर आपको ज़मीन नहीं समुद्र चाहिए, तो जो 200 किलोमीटर के आगे का समुद्र है वो यूएनओ का है, वो इंटरनेशनली रखा गया जो ग्लोबल लेवल पर इंस्टीट्यूशन है उसका है। अब एक डाउट आता है, डाउट ये आता है भैया, कहाँ गया, हाँ, डाउट ये आता है कि ये मान लो भैया, मान के लो है ही, ये क्या है, ये कुछ लटका हुआ सा श्रीलंका है हमारा। अब कह रहे हैं कि ये जो 200 किलोमीटर की अगर ज़मीन की बात करें तब तो 200 किलोमीटर के अंदर हमारा श्रीलंका भी आ गया, तो क्या श्रीलंका भी हमारा है ना। और या फिर श्रीलंका अगर ऐसा कह दे भाई 200 किलोमीटर की ज़मीन के अंदर तो तमिलनाडु भी मेरा आ गया, तो तमिलनाडु भी उन्हीं का है, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जहाँ पर 200 किलोमीटर के ही बीच में दो देश पड़ जाते हैं, तब इसके लिए अलग नियम बनाया गया है, जहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ऐसे इनके दोनों के बीच से एक चैनल गुजार देते हैं, एक ऐसे पहले इसको बांट लेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, बांट लेने के बाद इसको यहाँ पर बीच से ऐसे बांट देंगे और कहेंगे कि ले जाओ भारत, यहाँ की ज़मीन तुम्हारी है, और ले जाओ श्रीलंका, यहाँ के समुद्र तुम्हारा है। समझ गए आप। तो इस तरीके से हम लोग बांटते हैं। तो इंटरनेशनल रिसोर्स आपको फिर से बता दूं, ऐसे रिसोर्स जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अपने अंदर रखता है, जैसे 200 किलोमीटर के आगे का जो सी है, जो समुद्र है, जो ओशियन है, वो किसका है, वो इंटरनेशनल का है। उसकी परमिशन अगर आपको लेनी है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पास जाकर लेनी होगी, ठीक है। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो आपके क्या है, ओनरशिप के आधार पर 4 तरीके के हैं। एक है आपका प्राइवेटली ओन रिसोर्सेज या फिर इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या, जो कि किसी प्राइवेट आदमी का है, जैसे आपकी ज़मीन, आपका घर। दूसरा है आपका कम्युनिटी ओन रिसोर्स या फिर कम्युनिटी रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो कि किसी कम्युनिटी ने अपने अंदर रख रखा है, किसी एक कॉलोनी की, किसी एक गांव के मोहल्ले की कम्युनिटी के अंदर आता है वो, तो उसको क्या कहेंगे, कम्युनिटी रिसोर्स कहेंगे, जैसे पब्लिक पार्क हो गया और कोई पिकनिक स्पॉट हो गया। तीसरा है नेशनल रिसोर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी नेशन के अंदर आ रहा है, जैसे रेलवे और एयरपोर्ट इत्यादि आप कह सकते हैं, सब नेशन के हैं। आगे आता है इंटरनेशनल रिसोर्स, आसान है डेफिनेशन कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो आते हैं, जो फिर किसी देश के नहीं है, इंटरनेशनल पूरे पृथ्वी के हैं, ऐसे रिसोर्स को आप इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। लेकिन एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी देश की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री से 200 किलोमीटर तक की जो समुद्र है वो उस देश को मिलता है, लेकिन उससे आगे का अगर किसी को चाहिए, तब उसके लिए आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर बात करनी पड़ेगी, यूएनओ इत्यादि पर बात करनी पड़ेगी, जो कि आपको परमिशन देंगे ऐसा करने की। ये सब थे आसान वाली भैया। अब आ जाते हैं थोड़ा मुश्किल वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक सबको याद हो जाता है, अब आपको याद कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट ने अपने व्हाट्सएप पर जो स्टेटस लगा रखा है, नहीं ऐसा नहीं है डेवलपमेंट यानी स्टेटस यानी अभी उसकी हाल चाल क्या है, तो वो जो डेवलपमेंट हो रहा है उस रिसोर्स का, वो अभी कहाँ तक पहुँचा है, उसके आधार पर आप उसे 4 भाग में दोबारा बांटते हैं। एक है पोटेंशियल रिसोर्स, यानी ऐसे रिसोर्स जिनके पास पोटेंशियल तो है, जो कि पता तो चल गए हैं कि हाँ ये यहाँ पर यहीं पर हैं और इनको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इनको अभी यूज़ नहीं किया जा रहा है, या फिर किया भी जा रहा है, बहुत कम यूज़ किया जा रहा है, पूरा उसको अभी नहीं यूज़ किया जा रहा है। ऐसे रिसोर्स को आप पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा आपको सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी मिलती है, लेकिन सभी सोलर एनर्जी को, सारी विंड एनर्जी को आप अभी यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे गुजरात के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा विंड एनर्जी मिलती है, लेकिन उसको आप टोटली पूरा नहीं यूज कर सकते। उसके अंदर पोटेंशियल तो है कि आप अगर उसे यूज करेंगे तो पूरी दुनिया का, मान लीजिए आप एक हिसाब से पूरी दुनिया में आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसे अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उतनी की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज को आप पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं कि उसके अंदर पोटेंशियल तो है कि आने वाले भविष्य में आप उसका बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका उतना ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं।
अगले हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, बहुत आसान रिसोर्सेज भैया, इनका पता भी हो गया है कहाँ पर हैं, कितने हैं, क्वालिटी पता चल गई है, क्वांटिटी पता चल गई है और इनको यूटिलाइज भी किया जा रहा है, इनको यूज़ भी किया जा रहा है। इन रिसोर्सेज को आप डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं कि ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जैसे पेट्रोल और कोयला इत्यादि। अगला है आपका स्टॉक रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्स जो कि आपको पता तो है कि अगर इसके साथ हमने दिमाग लगाया तो ये हमें आगे चलकर काम देने वाले, हमारे लिए रिसोर्स का काम करने वाले, लेकिन अभी आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है। ठीक है, जैसे है आपका ये H2 और O2 यानी जो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे गैसें हैं, ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि इनफ्लेमेबल गैस हैं। तो ये क्या कर सकती हैं, इनका अगर आपने आगे चलकर इसके साथ टेक्नोलॉजी भी जोड़ दी तब क्या कर पाएगा, ये टेक्नोलॉजी की मदद से ये आपके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर पा रहा होगा, यानी आपको एनर्जी दे पा रहा होगा। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो जब टेक्नोलॉजी होगी तब इसको हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज में डाल देंगे, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इसको स्टॉक रिसोर्सेज के अंदर रखा गया है। अगला है रिजर्व रिसोर्सेज, ये ऐसे रिसोर्स हैं जो कि चाहे तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको अभी उतनी या तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और या तो इसको फ्यूचर के लिए बचा कर रखा गया है। तो ऐसे रिसोर्स जो कि जिनकी सर्वे कर लिया गया है और इनको यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसको हम यूज़ कर सकें, लेकिन इनकी ज़रूरतों को भी, मतलब इनकी यूज को भी शुरू नहीं किया गया है, इनको अभी यूज नहीं किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि सोच रहे हैं कि फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा कर रखें और उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है हमको, इसलिए अभी इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, रिजर्व रिसोर्स के अंदर डाल दिए हैं। जैसे कुछ वाटर स्टोर कर रखे गए हैं डैम्स के अंदर, अगर तो वैसे रिसोर्स हैं कि उनके बिना काम चल रहा है, दुनिया को पानी पीने को मिल रहा है और सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी उसको पानी कैसे मिलेगा, तो डैम में पानी को रोक कर रखते हैं हम लोग। अगला आता है अनएक्सप्लोर्ड फॉरेस्ट, यानी ऐसे फॉरेस्ट जो कि चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन सबको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस फॉरेस्ट को यूज़ करने के बाद, मतलब इस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि बहुत ज़रूरी हो, तो हमारी आज की दुनिया पूरी इसको ख़त्म कर देगी और हमारे फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऐसे रिसोर्स को क्या कहा गया है, क्या कहा गया भैया, रिजर्व रिसोर्स कहा गया है। और कुछ फॉसिल फ्यूल या मिनरल हैं उनको भी अभी बचा कर रखा गया है, इसीलिए कि उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखा जाए। ठीक है, अब मैं आपको ये सारा बेसिस पर मतलब करा देता हूँ। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा है क्या, दो नहीं कई चीज़ पढ़ी है। पहली चीज़ क्या पढ़ी, पहली चीज़ हमने पढ़ी, लिख देता हूँ समरी, थोड़ा मोटे मोटे अक्षरों में लिख देता हूँ। ठीक है, सुनो, समरी या फिर रिवीजन भी आप कह सकते हैं भैया, समरी क्यों कहेंगे, हम तो रिवीजन कहेंगे जी, रिवीजन कह लो, क्या दिक्कत है। तो सुनो, आर से रिवीजन, आर से रिसोर्स, हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारे चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कोई भी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और आपकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर सकती हैं, ऐसे चीज़ों को, ऐसे मटेरियल को, ऐसे माल मटेरियल को आप क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। आगे बात आई कि भैया ये जो रिसोर्स है इनके साथ कंडीशन ये है कि आपको टेक्नोलॉजी से आप इसे पा सकें, पैसों से आप इसे खरीद सकें और कल्चर आपको अलाउ कर रहा हो इसको यूज़ करने के लिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं हो पा रही है तो आपके लिए वो रिसोर्स नहीं है। अगला हमने जाना, आदमी ने बहुत मेहनत की है इसको इन मटेरियल्स को रिसोर्सेज बनाने में, उसके बाद हमने इसका क्लासिफिकेशन शुरू कर दिया, जिसमें हमने सबसे पहले जाना कि जो रिसोर्स होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, आँख बंद करो और मेरे साथ इसको दोहराओ, बैठ कर सुन रहे हैं तुझको कह रहा हूँ बे, सुन, आँख बंद कर और उसके बाद आँख के अंदर से इमेजिन करके ये चल रहा है जो अभी तक तुमने देखा ना पीपीटी पर, इसको इमेजिन करो। तो मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ, तुम भी इमेजिन करो कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स को हमने क्लासीफाई किया, कैसे किया, दो तरीके के हैं, एक है नेचुरल रिसोर्स और एक है ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स कैसे हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं आपके दो तरीके के, एक है रिन्यूएबल रिसोर्स जिनको आप दोबारा से बना सकते हैं और एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको आप दोबारा से नहीं बना सकते। रिन्यूएबल रिसोर्स में दो तरीके के हैं, कुछ ऐसे जिनका फ्लो कंटिन्यू है, आपको कुछ भी नहीं करना है, वो हमेशा आपको मिलते रहेंगे, जैसे विंड, वाटर और सनलाइट इत्यादि। अगला है आपका कौन से, ऐसे बायोलॉजिकल रिसोर्स जिसको आपको लगाना पड़ेगा पेड़ पौधों को तब आपको मिलेंगे, जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये आपके क्या है, बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा, रुको मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका वो रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंदर क्या आएंगे, दो तरीके के आएंगे, एक है रिसाइक्लेबल, एक है नॉन रिसाइक्लेबल। ऐसे जिनको आप दोबारा से बना तो नहीं सकते, लेकिन एक उसको पिघला कर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर यूज कर सकते हैं, उसको आप रिसाइक्लेबल रिसोर्स कहते हैं।
जैसे जैसे सोना की नेकलेस को अगर आप पिघला दें तो आप कई सारे ईयरिंग्स को बना सकते हैं, तो वो आपके लिए रिसाइक्लेबल रिसोर्स है सोना। कुछ ऐसे अभिशाप से भरे हुए चिंदी लोग हैं जिनको आप दोबारा से यूज भी नहीं कर सकते, जैसे आपके पेट्रोल डीजल इत्यादि, इसको आप दोबारा से यूज भी नहीं कर सकते, ना दोबारा से बना सकते हैं। उसके बाद आ जाओ ह्यूमन रिसोर्स में। ह्यूमन रिसोर्स में हमने दो तरीके के देखे। एक है आपके कैसे, एक है ऐसे रिसोर्स जो कि आदमी ने क्या कर दिए हैं, बना कर चले गए हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस, जैसे कुछ इमारतें मॉन्यूमेंट्स खड़े कर जाएं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना जाएं और इंस्टीट्यूशंस लिख जाएं, कुछ चीज़ें लिख जाएं जो कि आपको आनंद दे रही हूँ, आपकी मदद कर रही हूँ, आपकी नीड्स को फुलफिल कर रही हूँ, उनको आप लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा आपका ह्यूमन खुद आकर आप अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी के दम पर अगर आपकी मदद कर रहा है तो आप उसे ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। पहला वाला क्लासिफिकेशन खत्म। अगला हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कई सारे आधारों पर। तो कितने आधार लिए हमने, 4 आधार लिए। पहला बेसिस ऑफ ऑरिजिन, दूसरा बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और चौथा हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर हमने पढ़ा। सबसे पहले ऑरिजिन के आधार पर क्या पढ़े, 2 पढ़े, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक यानी जो कि आपको जिंदा चीज़ों से मिले हैं, जैसे आदमी, पेड़ पौधे इत्यादि। एबायोटिक जो कि आपको नॉन लिविंग चीज़ों से मिले हैं, बिना जिंदा चीज़ों से मिले हैं, जो कि हैं आपके रॉक, मिनरल इत्यादि। उसके बाद हमने ओनरशिप के आधार पर 2 तो पढ़े, जैसे एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर 2 पढ़े, जैसे आपका रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ऐसे रिसोर्स जिनको आप दोबारा से बना सकते हैं और ऐसे रिसोर्स जिनको आप दोबारा से नहीं बना सकते हैं। जिसको बना सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स, जिसको नहीं बना सकते नॉन रिन्यूएबल सोर्स। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स के भी अंदर 2 तरीके के पढ़े, एक है रिसाइक्लेबल रिसोर्स और एक है नॉन रिसाइक्लेबल सोर्स। दोबारा से बना नहीं सकते लेकिन दोबारा किसी जगह पर यूज कर सकते हैं उसको रिसाइक्लेबल सोर्स, ना दोबारा से बना सकते हैं ना कहीं पर यूज कर सकते हैं नॉन रिसाइक्लेबल सोर्स, जैसे पापा की गाड़ी का पेट्रोल। फिर हम लोगों ने ओनरशिप के आधार पर पढ़ा 4 प्रकार। कौन कौन से, पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, जिसको कोई प्राइवेट आदमी ओन कर रहा है, जैसे घर और ज़मीन। फिर हमने पढ़ा कम्युनिटी रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जिसको कोई कम्युनिटी ओन कर रही है, जैसे पब्लिक पार्क और कुछ पिकनिक स्पॉट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नेशनल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो कि एक नेशन ओन कर रहा है, पूरा देश ओन कर रहा है, ऐसे रिसोर्स को आप नेशनल रिसोर्स कहते हैं, जैसे रेलवे हो गया और एयरपोर्ट हो गया, ये सब चीज़ें। उसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जो कि किसी देश का भी नहीं है, पूरी पृथ्वी का है, पूरे सभी देश ने मिलकर अगर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बना रखा है तो वो उसको ओन करेगा। जैसे कि जो ज़मीन आपको मिली है उस ज़मीन के बाहर 200 किलोमीटर तक का जो समुद्र है वो नेशनल है, लेकिन उससे बाहर 200 किलोमीटर से बाहर तक के अगर समुद्र में आपको कुछ करना है तब वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती करनी होगी। अगला आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर, जिसमें पहला है आपका पोटेंशियल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जिनके पास पोटेंशियल है, यानी ऐसे रिसोर्स है जिनको आप चाहें तो बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं लेकिन अभी उनकी उतनी ज़रूरत भी नहीं है, इसीलिए आप उसे ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, जितना आपको चाहिए उतना ही रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में भर भर के आपको सोलर एनर्जी मिल रही है, चाहे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप बना सकते हैं, लेकिन अभी हमको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम अभी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना नहीं रहे हैं। उनके अंदर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल को रखे रहने देते हैं। अगला है डेवलप्ड रिसोर्सेज, फेवरेट रिसोर्स होंगे आपके, क्योंकि ये ऐसे रिसोर्स हैं जो कि पता भी चल गया है कहाँ हैं, कितने हैं, कैसे हैं, सब पता है और यूज भी हो रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को आप वेल डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं, यानी डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल इत्यादि। उसके बाद आता है आपका स्टॉक, ऐसे रिसोर्सेज जो कि आपको पता है कि अगर हमने इसके साथ टेक्नोलॉजियाँ लगा दिया तो ये क्या कर देंगे, ये हमको काम दे सकते हैं, रिसोर्स बन सकते हैं, रिसोर्स बनने के काबिल हैं, लेकिन हम लोग अभी ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनफ्लेमेबल गैस हैं, इनको आप लोग सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इनसे आप एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जब होगी तभी बना पाएंगे, अभी आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। आगे आता है आपका कौन सा, रिजर्व रिसोर्सेज है ना, रिजर्व रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो कि रिजर्व कर कर आपने रख रखे हैं, ऐसे रिसोर्स जो कि आपने रिजर्व रख रखे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो ऐसे रिसोर्स को आप रिजर्व रिसोर्स कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनको आपने एक्सप्लोर नहीं किया है जानबूझकर, कि आने वाली फ्यूचर इसको एक्सप्लोर करेगी और इससे अपना काम चलाएगी, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत भी नहीं है भैया और हम चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए बचा रहे, ठीक है। और कुछ ऐसे डैम्स में पानी रोक कर रखा गया है फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये आप लोग अभी समरी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको ये समरी समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। कितना टाइम हो गया जी? बहुत कम समय हुआ है, अभी हम लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब हमारा पहला
पोर्शन जो था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, जो कि कहता था रिसोर्स, वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं डेवलपमेंट पर, जहाँ पर कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसके लिए? ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए और किसी कम्युनिटी की अच्छे से रहने के लिए। ठीक है, दो चीज़ हैं, आदमी अच्छे से जी पाए और कोई कम्युनिटी अच्छे से अपने आप को चला पाए, अपने अच्छे वो भी अच्छे से जी पाए। तो कोई ह्यूमन या कम्युनिटी को अच्छे से जीने के लिए किसी भी रिसोर्स का डेवलप होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गई वो बात। अब दिक्कत क्या आई भैया, बहुत सब चीज़ अच्छे से चल रही थी, लेकिन इसमें हुआ क्या कि कुछ कुछ रिसोर्स क्या हो गए, डिप्लीट हो गए, कुछ कुछ रिसोर्स ख़त्म होने लगे, परेशान होने लगे, ख़त्म होने लगे, आप इतना जान लीजिए। ठीक है, क्यों होने लगी? क्योंकि हमने चेक ही नहीं किया कि कितनी ज़्यादा हैं, और हमने इसका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया, यानी बेधड़ल्ले से यूज़ किया, इसलिए क्या हो गए, ये डिप्लीट हो गए। ठीक है, तो कई सारे रिसोर्स जो हैं वो कुछ लोगों की ग्रीड के कारण, और कुछ लोगों की ग्रीड के कारण क्या किए गए, कुछ लोगों को लालच हुई पैसा कमाने की, तो बहुत समय तक उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, यानी धड़ल्ले से यूज करना, बिना सोचे समझे, बिना चेक किए एकदम धड़ल्ले से यूज करना। तो ऐसे रिसोर्सेज क्या होने लगे, डिप्लीट होने लगे, और कई समय तक इसको किया, इसीलिए ये डिप्लीट होने लगे। ठीक है, एग्जाम्पल है पेड़ पौधे, फॉरेस्ट लगातार पैसों के लिए काटते रहे, डिफॉरेस्टेशन हो गया, रिसोर्स खत्म हो गया। फॉसिल फ्यूल की इतनी ज़्यादा माइनिंग कर ली पैसा कमाने के लिए कि ज़मीन भी खत्म होगी और फॉसिल फ्यूल भी खत्म होने के कगार पर हैं। तो इसीलिए आप क्या कहेंगे कि ये रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। मिनरल्स भी इसी तरह से डिप्लीट हो रहे हैं, और पॉल्यूशन की वजह से आदमी खुद डिप्लीट हो रहा है, आदमी खुद ही ख़त्म होते चला आ रहा है। तो इसीलिए आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि कुछ आदमियों की ग्रीड के कारण, ठीक है, कुछ आदमियों की ग्रीड के कारण क्या हो गया, रिसोर्स जो थे वो डिप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ कारण और आपको बताएं, तो ऐसा हुआ क्यों? कई सारे इसके पीछे कारण थे। पहला कारण कि रिसोर्स का एक्यूमुलेशन हो गया, यानी ऐसे पैसे या फिर कोई भी रिसोर्स जो कि सबके पास बराबरी में होने चाहिए, वो रिसोर्स क्या हो गए, कुछ आदमियों के पास बहुत ज़्यादा हो गए, और कुछ आदमियों के पास बहुत ज़्यादा हो गए कि वो दूसरों को दान दे रहे हैं, और कुछ आदमियों के पास इतने कम हो गए कि दूसरों से दान ले रहे हैं। भाई जैसे कह रहे हैं क्या कि रिसोर्स के प्रायः ऐसा हो जाता है कि जो रिसोर्स होते हैं वो कुछ चंद हाथों में ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल और या फिर कुछ ग्रुप के ही हाथों में रह जाते हैं। इसीलिए जो सोसाइटी है वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक है हैव और दूसरा है हैव नॉट। हैव यानी जिनके पास है, और हैव नॉट यानी जिनके पास नहीं है। और जो हैव थे वो आगे चलकर बन गए रिच, यानी उनके पास था, और जो हैव नॉट थे, जिनके पास नहीं था, आगे चलकर पुअर बन गए, गरीब बन गए। ठीक है, अगला कारण है इकोलॉजिकल क्राइसिस। हमने इतने ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर दिया कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली क्राइसिस आ गई, ग्लोबली बहुत ज़्यादा सभी परेशानियां खड़ी हो गई, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, पूरा जो धरती है वो गर्म हो गई, और ग्लेशियर जो थे वो अब पिघल रहे हैं। अब जाओ, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी भरेगा, और जैसे नाउरा देश हैं वो सब अब पिघल रहे हैं, वो सब अब पानी के अंदर डूब जा रहे हैं। और जो कोस्टल रीजन है, पुडुचेरी है, मुंबई है आपका, ये सारे देश भी आने वाले समय में पानी के अंदर डूब जाएंगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा था। ठीक है, हो रहा था इसी कारण से, क्योंकि हमने अपनी फ्रीज और फायर एक्सटिंग्विशर को ख़त्म किया नहीं। एनवायरनमेंट वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको इसे फुल्ली डिटेल में बता रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा था, CFC गैस का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। तो इससे क्या हुआ, इससे ओजोन लेयर का इतना ज़्यादा यूज होने लगा कि ओजोन के अंदर ओजोन की जो लेयर थी वो क्या हो गई भैया, जो पहले बड़ी मोटी थी, आपको सन से आने वाली UV रेस से बचाती थी। UV कोई बहुत बेहतरीन किरणें नहीं है, बहुत हार्मफुल किरणें हैं, जहाँ पर पड़ेगा वहीं का कैंसर बना देगा, एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है आपको, आपकी इम्यूनिटी गिर सकती है। तो इनको क्या कर देता था, एब्जॉर्ब कर लेता था, ख़त्म कर देता था। लेकिन हमने क्या किया, इतना ज़्यादा इनका यूज़ किया, इतना ज़्यादा इन CFC गैस को निकाला कि अब ये थिन हो गई है। ठीक है, जो पहले मोटी थी वो अब थिन हो गई है। इसके कारण से क्या हो गया है, ये जो इसको चीर कर UV रेस चली जाती है, और जहाँ पर आपके पड़ेगा वहीं का कैंसर बना जाएगा भैया। तो अब सावधान रहना। ठीक है, तो इससे आदमी को इसमें लोगों को परेशानी हुई। तो 1987 के आसपास क्या हुआ, UNEP 1980s के आसपास क्या हुआ, ये लोगों को पता चला, 1980s के पास लोगों को पता चला, और 1987 तक के आसपास क्या कर दिया गया, एक UNEP यूनाइटेड नेशन
एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने क्या किया, इसने मेहनत की और इसने कहा कि अब हम लोग CFC गैस से जिन जिन चीज़ों से CFC गैस निकल रही है जैसे फ्रिज और फायर एक्सटिंग्यूशर, AC इत्यादि, इनसे क्या कर देंगे, इनसे हम लोग ख़त्म कर देंगे, CFC गैस फ्री बनाएंगे, ठीक है। या फिर इन लोगों का पहले का कम यूज़ करेंगे, फिर टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी चीज़ें बना डाली जिनमें CFC नहीं निकलती है, और फिर ये ओजोन लेयर अब सही हो गया है 97% तक, 99% तक सही हो गया है। आगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमने बहुत ज़्यादा कर दिए और लैंड का डिग्रेडेशन भी होने लगा इसी कारण से। अब इन सबको देखकर आदमी की हालत ख़राब हो गई और क्या कहा उसने, जब इससे लोगों की हालत ख़राब हो गई तब कहा कि अब तो कम बैक होगा भैया। जैसे अभी क्लास 10th के कई सारे बच्चे कम बैक कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोग भी क्लास 10th के होंगे तो कम बैक कर ही रहे होंगे। तो कई सारे बच्चे कम बैक कर रहे हैं, कई सारे रोड मैप देख रहे हैं, है ना, कई सारे कम बैक कर रहे हैं ना। तो इसीलिए इसी तरह से हमारा जो देश था, हमारा जो विश्व था, उसने कहा कि अब हम भी कम बैक कर रहे होंगे। तो इन्होंने भी क्या कहा कि हम लोग कम बैक करेंगे। कम बैक करेंगे यानी अब हम लोग सस्टेनेबल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स पर ध्यान देंगे, यानी सस्टेनेबल रिसोर्स पर ध्यान देंगे। यानी मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज होंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, इन रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ कर रहे होंगे। इन रिसोर्सेज की मदद से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे होंगे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या भैया, तो कह रहा है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि आप क्या करें, आप अपने रिसोर्सेज को डेवलप तो करें, लेकिन ऐसे करें कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो हार्म ना हो, और साथ ही साथ आपकी फ्यूचर की जो जनरेशन है वो ये ना कहे कि पहले ये था लेकिन मेरे दादा ने इसको इतना ज़्यादा यूज कर डाला कि अब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो आपकी फ्यूचर के लिए बचा रहे और आप एनवायरनमेंट को भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम करें, एनवायरनमेंट को भी चोट ना पहुँचाएँ। इसीलिए क्या कर दिया है, इसी को ये क्या कहा गया, रिसोर्स डेवलपमेंट कहा गया, नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया। ठीक है, रिवाइज करा देता हूँ। हाँ, रिवाइज कर लो। हुआ क्या बताता हूँ। यहाँ तक आपने पार्ट समझ लिया। आगे बात आती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आदमी की ज़िंदा रहने के लिए और सोसाइटी के भी ज़िंदा रहने के लिए। अब आगे हुआ क्या, लेकिन चूँकि क्या हुआ, चूँकि ये जो रिसोर्स थे वो कुछ लोगों की ग्रीड बढ़ गई पैसों की और कुछ लोगों के हाथ पर ये पहुंच गया, कुछ लोगों के ही हाथ तक रह गया, इसीलिए डिप्लीट होने लगा। जो रिसोर्स थे वो डिप्लीशन पर आ गए। ठीक है, रिसोर्स डिप्लीशन पर आ गए। जैसे आपका कई सारे डिप्लीशन पर आ गए, जैसे कि आपकी डिफॉरेस्टेशन हो गया और पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आगे क्या हुए, आगे इससे इकोनॉमिकली क्राइसिस भी आ गए भैया। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर जो थी वो ख़राब होने लगी थी। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, अब इससे कहा कि सबने कि भैया कम बैक होगा, रिसोर्स प्लानिंग उन्होंने कहा कि अब हम लोग सस्टेनेबल रिसोर्स पर काम कर रहे होंगे, यानी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर काम कर रहे होंगे, यानी ऐसे डेवलपमेंट करेंगे जिससे हमारा इन्वायरमेंट पर भी बहुत कम इम्पैक्ट पड़े और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्स बच कर रहें। ठीक है, बचे रहें। अब ऐसा करने के लिए इनकी कमबैक स्ट्रेटजी क्या थी भैया, इनके लिए रोड मैप क्या था, तो इनकी फाइनल स्ट्रेटजी, कमबैक स्ट्रेटजी ये थी कि हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, यानी प्लान से रिसोर्सेज को एक्यूमुलेशन करेंगे, प्लान से रिसोर्सेज को यूज करेंगे। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाने के लिए जो रिसोर्स प्लानिंग है बहुत ज़्यादा क्रूशियल आस्पेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने कहा कि हम लोग केयरफुल मैनेजमेंट करेंगे रिसोर्सेज का और डेवलपमेंट करेंगे नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्स आपको पता ही है, और जो ह्यूमन रिसोर्स थे वही हैं मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो यानी सभी तरीके के जो रिसोर्स हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, बहुत केयरफुली मैनेज करेंगे। अब इसको करने के लिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हम लोग डेवलप करेंगे, मेंटेन करेंगे, कंजर्व करेंगे रिसोर्सेज को, जिससे आज की जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये बचा रहे, यानी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये तो हो गई विश्व के स्तर पर। ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड के स्तर पर क्या हो गई कि इन्होंने कहा हम लोग बहुत ही बेहतरीन मैनेज करेंगे, इसको मेंटेन करेंगे, जिससे हम लोग क्या कर सकें, हम लोग अपने रिसोर्सेज को अच्छे से प्लान कर आज की जनरेशन के लिए बचा सकें और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकें। ठीक है, ये हो गई आपकी रिसोर्स की डेवलपमेंट ग्लोबल स्टेट पर। अब हम लोग बात करें भारत में क्या हुआ, तो भारत में रिसोर्स की डेवलपमेंट इस तरीके से हुई कि भारत वालों ने कहा कि सबसे पहले तो हमारा जो देश है ये कोई छोटा देश तो है नहीं, तो यहाँ पर जो रिसोर्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, बहुत ज़्यादा विभिन्न तरीके के हैं, है ना, विविध तरीके के हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर,
रीजनल लेवल पर और लोकल लेवल पर, यानी सभी लेवल पर हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। कह रहा है कि डिफरेंट रीजन इन इंडिया है वेरियल। अब कह रहे हैं कि भारत को ये भी पता है कि हमारे कई सारे लेवल्स पर, चाहे वो नेशनल लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे रीजनल लेवल हो, चाहे लोकल लेवल हो, सभी लेवल पर भारत की क्या है, जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है और डेवलपमेंट जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से, यानी सभी जगह पर रिसोर्स जो हैं वो बहुत ही विविध तरीके से पाए जा रहे हैं सभी लेवल्स पर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मिनरल रिसोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, और कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है लेकिन वहाँ पर मिनरल्स ही नहीं हैं। तो कई सारे लेवल पर भारत के कई तरीके के रिसोर्स हैं। ठीक है, अब इसके लिए कई सारे काम जो भारत ने करने को सोचे उसके बारे में बताता हूँ। तो भारत ने क्या कहा कि अब हम लोग रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, एस्टीमेट लगाएंगे कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज कितने हैं, कैसे हैं, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, सब पर दिमाग लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की मदद से इनोवेशंस कर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स पर काम कर रहे होंगे, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान को बना रहे होंगे। और साथ साथ क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो ओवरऑल डेवलपमेंट गोल है इसको लेंगे और जो हमारे पास डेवलपमेंट प्लान है और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं इन सब को मिलाएंगे। यानी हमारे पास जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं और हमारा जो उनको डेवलप करने का प्लान है, इन दोनों को साथ में रख कर इन दोनों पर दिमाग लगा रहे होंगे, इन दोनों पर काम कर रहे होंगे। 3 काम करेंगे, सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, एस्टीमेट लगाएंगे, टेक्नोलॉजी की मदद से इनोवेशन करेंगे जिससे हम लोग स्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान बनाएं और फिर उन प्लान से अपने रिसोर्सेज को अलाइन कर अपने काम को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अब आपका आता है आपका लैंड रिसोर्सेज। इससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, फुल्ली रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, फुल रिवीजन सुन लो, मतलब पूरा नहीं कराऊंगा, मैं वहाँ से कराऊंगा टेक्नोलॉजी से। तो टेक्नोलॉजी के लिए हम क्या देखते हैं, हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी कह रहा हूँ, डेवलपमेंट हमने क्या देखा, जो डेवलपमेंट है वो किसी इंडिविजुअल आदमी के जिंदा रहने के लिए और पूरी कम्युनिटी के अच्छे खुशहाली से रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये जो डेवलपमेंट है इसको करने के लिए हमें क्या देखना है, हमें अच्छा इससे पहले हमें लैंड डिग्रेडेशन भी देखना था, लैंड डिग्रेडेशन नहीं सॉरी, रिसोर्स डिग्रेडेशन नहीं था, क्या था ये, रिसोर्स का डिप्लीशन जो है उसके बारे में भी हमको देखना है। तो रिसोर्स डिप्लीशन में हम देखते हैं कि हुआ क्या कि चंद लोगों के हाथों में रिसोर्सेज पड़ गए तो उन्होंने पैसों के चक्कर में पेड़ों को कटवा डाला, कई सारे पॉल्यूशन बनवा डाले। तो इससे क्या हुआ, इससे जो लैंड था उनका डिप्लीशन हो गया। अब लैंड डिप्लीशन जो हुआ ये कुछ कारणों से हुआ, क्योंकि जो रिसोर्स थे वो कुछ लोगों के हाथों में ही रह गए, एक्यूमुलेशन हो गया रिसोर्स का। इससे हुआ क्या कि 2 तरीके से जो समाज था वो बट गया, एक था हैव और एक था हैव नॉट। यानी हैव यानी जिनके पास है और हैव नॉट जिनके पास नहीं है। जो हैव थे वही आगे चलकर अपने आप को रिच कहने लगे कि भैया हम तो अमीर हैं, और जो हैव नॉट थे बेचारे वही आगे चलकर अपने आप को पुअर कहने लगे कि हमारे पास तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो समाज था वो 2 भागों में बट गया। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि इससे हुआ क्या आगे, इससे जो रिच लोगों ने बहुत बहुत रद्दी तरीके से रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज किया, जिससे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया और ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ठीक है, सभी ग्लेशियर पिघलने लगे, पानी एकदम रिसोर्स की धज्जियाँ उड़ गई इनके कारण से। अब इसको देखकर दुनिया ने कहा कि अब तो कमबैक होगा भैया, अब तो रिसोर्स प्लानिंग होगी। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि हम लोग सस्टेनेबल रिसोर्सेज पर काम करेंगे। अब सस्टेनेबल रिसोर्स कब होंगे, जब हम लोग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर काम करेंगे। ये क्या है भैया, तो ये इस तरीके की डेवलपमेंट है जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम लोग रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि हमारा एनवायरनमेंट पर भी बहुत ज़्यादा कम इम्पैक्ट पड़े और आने वाली जनरेशन भी खुश रहे, क्योंकि उनको भी ये रिसोर्स मिल रहे होंगे यूज करने के लिए। ठीक है, आगे ये कहते हैं कि हाँ, आने वाली जनरेशन के लिए बचा रहे रिसोर्स। अब कहते हैं ऐसा होगा कब, जब हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। रिसोर्स प्लानिंग कैसे होगी, तो रिसोर्स प्लानिंग 2 स्तर पर होगी, एक होगी भैया ग्लोबल स्टेट पर और एक होगी इंडिया के स्तर पर। तो ग्लोबली कैसे होगी, ग्लोबली उन्होंने कहा कि अब हम लोग मेंटेन कर रहे होंगे रिसोर्सेज पर, मतलब जो रिसोर्सेज के यूज़ हैं इनको भी मेंटेन करेंगे और क्या करेंगे, इनको पूरा आप कह सकते हैं समझ रहे होंगे, इनको पूरा मैनेज कर रहे होंगे रिसोर्सेज को। ठीक है, और इंडिया वालों ने क्या कहा, इंडिया वालों ने कहा कि हम लोग पहले तो इसको कई सारे भागों में बांट देंगे, जैसे नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर और लोकल लेवल पर। और इन्होंने कहा कि भैया हमारा जो देश है इसके अंदर जो रिसोर्स हैं बहुत वेरी करते हैं, बहुत विविध तरीके के हैं। तो ये जो लेवल है इनके अंदर भी रिसोर्स बहुत विविध तरीके के हैं। जैसे कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि
इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हो मिनरल को यूज करने के लिए, निकालने के लिए, और कहीं कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिनरल ही नहीं है। तो कई सारे लेवल पर कई तरीके के रिसोर्स हैं, इसलिए हमने इसको बांट दिया। अब हमने कहा कि हम लोग 3 काम करेंगे। पहले हम लोग मैपिंग करेंगे, सर्वे करेंगे, एस्टीमेट लगाएंगे कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, कैसे रिसोर्सेज है, क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर 2 काम हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, जिससे हम लोग इनोवेशन करेंगे, जिससे हम लोग एक बढ़िया रिसोर्स की प्लानिंग बना सकें। अब जब हमारे पास ये रिसोर्स के डेवलपमेंट की प्लानिंग बन जाएगी, तब हम लोग अपने रिसोर्सेज की क्वालिटी को वहाँ पर लाकर रखेंगे, और तब हम लोग सोचेंगे कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व करें, हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से डेवलप करें, रिसोर्स प्लानिंग करें, ठीक है। ये इन्होंने सोचा, ये इन्होंने जाना। अभी तक मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 1 घंटे का हमने समय लिया और हमने क्या कर दिया, खल्लास कर दिया अपना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपकी, कौन सी, ये वाली इंट्रोडक्शन वाली। मैंने आपको कितने रिवीजन कराए, 2-3 रिवीजन तो करा दिए। पहला आपका टाइप्स में करा दिया, दूसरा आपका उधर ऑरिजिन के बेस पर करा दिया, और इधर मैं आपका इनका रिसोर्स डेवलपमेंट का करा दिया, ठीक है। 3 रिवीजन आपके करा दिए, 2-3 रिवीजन। अब मैं बात करता हूँ दूसरे पार्ट की आपके चैप्टर की, जो कि बात करता है लैंड रिसोर्सेज पर, ठीक है। लैंड रिसोर्स क्या हैं बताता हूँ, सुनो, ठीक है। तो लैंड रिसोर्स क्या है, लैंड रिसोर्स नाम से ही कह रहा है भैया मैं तो ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ, बड़ा लो लैंड आदमी हूँ भैया, ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ, तो मैं भी एक तरीके का रिसोर्स हूँ। तो मैंने आपको कहा था जब लैंड रिसोर्स पढ़ेंगे तो इसकी थोड़ी तारीफ़ कर देंगे। तो लैंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और कई सारे कामों में यूज़ होता है। जैसे इसी लैंड पर आप नेचुरल वेजिटेशन पर काम कर रहे होते हैं, यानी इन्हीं लैंड पर आपके पेड़ पौधे उग रहे होंगे। जहाँ पेड़ पौधे उग रहे होंगे वहीं पर जीव जंतु आ रहे होंगे, तो जहाँ नेचुरल वेजिटेशन है वहीं पर वाइल्ड लाइफ है, और जहाँ पर वाइल्ड लाइफ है और पेड़ पौधे हैं वहीं पर खाने पीने के लिए आदमी भी आकर सेटल हुआ, और जहाँ पर आदमी आया वहाँ पर पैसे की लालच आई, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी वहीं पर हुई, और जहाँ पर आदमी आया वहीं पर उसको अपने एक जगह से दूसरे जगह जाना हुआ, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का भी काम हुआ, और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ आदमी को बातचीत भी करनी हुई, तो कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी उसी लैंड पर सारे काम हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो लैंड है इसका जो साइज़ है ये बड़ा लिमिटेड है, जितना लैंड आपके पास है उतना ही होगा, और इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको बड़ा इफेक्टिव तरीका निकालना चाहिए कि हम इतने ही लैंड में किस तरीके से यूज कर रहे हो, अपने ज़मीन को किस तरीके से यूज कर रहे हो, अपने कामों को, जिससे हम क्या कर सकें, जिससे हम लोग अपने रिसोर्सेज को यानी लैंड रिसोर्स को अच्छे से यूज कर सकें। अब आगे आती है कि कुछ मेन याद करने वाली बातें उनको जान लो। तो कह रहा है कि हमारा जो भारत का जो लैंड है उसमें 43% जो लैंड है वो प्लेन के रूप में यूज़ हो रहा है, जो कि क्या करता है, जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री लगाने के लिए सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। 30% जो लैंड है वो माउंटेन के रूप में यूज़ हो रहा है, जिससे क्या होता है, जिससे जहाँ से वो पेरिनियल रिवर निकल रही होती हैं, यानी सदाबहार नदियाँ, सतत वाहिनी नदियाँ निकल रही होती हैं, जो कि हमेशा बहती रहती हैं, जो कि कुछ तो मौसमी नदियाँ हैं जो कि एक निश्चित मौसम में ही बहती हैं, मौसम वो चला जाएगा तो नदियाँ भी नहीं रहेंगी। लेकिन कुछ पेरेनियल रिवर हैं जो कि हमेशा रहती हैं, हमेशा लोगों की प्यास बुझाती हैं, हमेशा काम दे रही होती हैं। तो ये जो नदियाँ हैं ये आपकी माउंटेन से ही निकलती हैं, और साथ ही साथ आपको टूरिज़्म से भी पैसा मिल रहा होता है, इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन भी रख रहा होता है आपका माउंटेन, और आपको टूरिज़्म से भी पैसा भी दे देगा अगर आपने माउंटेन को अच्छे से बचा कर रखा। 27% जो है वो प्लेट्यू है, भर कर मिनरल आपको दे रहा है, फॉसिल फ्यूल दे रहा है, और फॉरेस्ट बेस पर लगे हुए हैं। तो प्लेट्यू जो है आपका, प्लेट्यू आपको पता ही है ना, जो ज़मीन से उठा भाग। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ये माउंटेन और प्लेन और प्लेट्यू की बात करूँ तो प्लेन जो होता है नाम से ही पता है प्लेन रहेगा, ठीक है, ज़मीन आपकी जो बराबर है। माउंटेन क्या है, इस तरीके से कोन के रूप में जो कॉनिकल शेप है इसको आप माउंटेन कहेंगे। और कुछ जो है वो ऐसे बड़ा, कुछ ऐसे हैं जो कि बढ़े भी हुए हैं लेकिन कॉनिकल नहीं है, ऊपर जाकर प्लेन हो गए हैं और फिर आकर नीचे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के रिसोर्सेज को आप प्लेट्यू कहेंगे। तो हमने देखा कि 43% क्या है, 43% प्लेन है जो कि आपकी 43% प्लेन है जो कि आपके एग्रीकल्चर की बात करता है और इंडस्ट्री को भी अच्छे से लगाने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या है 30 या फिर 32% मेरे ख्याल से क्या है 30-34% आपका माउंटेन है, जो कि क्या करता है, जो कि टूरिज़्म भी दे रहा होता है, और वहीं से पेरिनियल रिवर निकलती हैं कुछ ऐसी नदियाँ जो कि हमेशा बहती रहती हैं। अगला है आपका 27% प्लेट्यू, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल दे रहा होता है,
बहुत सारे मिनरल्स दे रहा होता है और साथ ही साथ दे रहा होता है बहुत ज़्यादा जंगल। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है कि ये जो लैंड है ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, ये लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, इसकी बात हम लोग अभी जान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो लैंड है इसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, यानी वही लैंड जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। रुक जाओ भाई, ठीक है, ये जो लैंड है आपका ये डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हुआ है, इस लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे हुआ है। तो कह रहा है कि लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज एंड देयर यूटिलाइजेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स। हमको पता है कि जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो तो कई सारे कामों में यूज़ ही हो रहा है। अब ये किन किन कामों में यूज़ हो रहा है इसको भी हम लोग कई सारे टाइप्स में बांट सकते हैं। जैसे आपका फॉरेस्ट, ऐसे ज़मीन जो कि फॉरेस्ट या फिर नेचुरल वेजिटेशन के रूप में यूज़ हो रहे हैं, इनको आप लोग फॉरेस्ट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ इस तरीके की ज़मीन है जिनको आपको लैंड तो है लेकिन उसको कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे ज़मीन को आप लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के अंदर पढ़ते हैं। जैसे ऐसी एरियाज़ जिनको आप कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, सूटेबल नहीं है एक कल्टीवेशन करने के लिए। अब कुछ ज़मीन ऐसी हैं जिनके ऊपर आप कल्टीवेशन कर तो सकते हैं लेकिन उनको अर्बन डेवलपमेंट के लिए दे दिया गया है, उनको इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए दे दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करने के लिए दे दिया गया है। तो ऐसे लैंड को कहा जाता है कि लैंड दैट आर पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। ऐसे लैंड जो कि यूज़ तो हो सकते हैं लेकिन उनको पुट कर दिया गया है, उनको दे दिया गया है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में। आगे आते हैं आपके फेलो लैंड, यानी ऐसे लैंड जो कि एक निश्चित टाइम तक यूज़ नहीं किए गए हैं। ठीक है, ऐसे लैंड को आप फेलो लैंड कहते हैं। अब कुछ ऐसे भी लैंड हैं जो कि कुछ लैंड नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन बट नॉट क्लासिफाइड एज फेलो। अब कुछ ऐसे भी ज़मीन हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं हो रहे हैं, अनकल्टिवेटेड हैं, लेकिन वो फेलो लैंड नहीं है, यानी उनको चाहें तो बो सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ समय तक उनको बोया नहीं गया है। ठीक है, फिर से उसको रिवाइज करा दूंगा मैं। और इन सब को काटने पीटने के बाद जो बचता है उसको आप नेट सोन एरिया कहते हैं। यानी अब जो एक्चुअल लैंड जो कि कल्टीवेट होता है इसको आप लोग कहते हैं नेट सोन एरिया के अंदर लेते हैं। ठीक है, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहला है आपका फॉरेस्ट, ऐसी ज़मीन जहाँ पर फॉरेस्ट लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। दूसरा आपका ऐसी ज़मीन जो कि कल्टीवेशन के ही काबिल नहीं है। अगला है ऐसी ज़मीन जो कि काबिल तो है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तेज करने के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तेज करने के लिए दे दिया गया है। अगला है फेलो लैंड जो कि बहुत समय तक बोया नहीं है, इसको आप फेलो लैंड कहते हैं। और अगला है ऐसे जो कि बोए तो नहीं गए हैं लेकिन उनको फेलो लैंड कहीं नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और इन सबको काटने पीटने के बाद जो बचेगा उसको आप नेट सोन एरिया कहेंगे, ऐसा एरिया जहाँ पर अभी एक्चुअली में कल्टीवेशन हो रही है। ये आपको एनसीईआरटी के अंदर चार्ट दिया था तो मैंने कहा दिखा दूं भाई। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से 1960 से लेकर 2014 तक क्या हो रखा है, कौन सी चीज़ घटी है, कौन सी चीज़ बढ़ी है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपके पास किताब है तो खोल कर बैठ जाओ, देख लो भाई क्या बड़ा घटा है, आपको हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। ये तो हो गई पूरी दुनिया की बात। अब भारत के अंदर लैंड किस तरीके से यूज़ हो रहा है इसकी बात कर लेते हैं। तो द पैटर्न ऑफ लैंड यूज इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। अब कह रहा है, एक बताता हूँ, जो पैटर्न है इंडिया के अंदर लैंड का ये कई सारे फैक्टर्स पर डिवाइडेड है। कुछ तो है फिजिकल फैक्टर्स और कुछ है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर जो कि आपके एनवायरनमेंट ने ही आपको दे रखे हैं और कुछ है ह्यूमन फैक्टर जो कि आपके आदमियों ने बना रखे हैं। तो फिजिकल फैक्टर क्या है? फिजिकल फैक्टर है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति, यानी आपकी जो धरती है ये वैसे तो गोल ही है लेकिन जब आप इसे एक जगह पर जूम कर देखते हैं तब आपको क्या देखने को मिलेगा कि यही धरती कहीं पर खाई बन गई है और यही धरती कहीं पर पहाड़ बन गई है, कहीं उठ गई है, कहीं पर ये धरती प्लेन चली गई है तो कहीं धरती यहीं पर प्लेट्यू बना गई है। ठीक है तो सारी धरती ही, इसको जब आप घुमाएंगे तब तो ये तो है पूरा गोला ही ना। तो यही धरती जो कि कई तरीके से उठ बैठ रखी है, इसी को आप टोपोग्राफी कहते हैं। अब इस धरती पर क्लाइमेट भी हर जगह अलग अलग है तो उसकी क्लाइमेट के आधार पर भी उसका लैंड अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। वहाँ की सॉइल की टाइप किस तरीके से है इसके आधार पर भी लैंड को अलग अलग कामों में यूज़ किया जाएगा। वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरीके से है इसके आधार पर भी अलग अलग यूज़ किया जाएगा। वहाँ पर टेक्नोलॉजी है क्या उस चीज़ को बोने की, उस चीज़ को करने के लिए, या टेक्नोलॉजी नहीं है, इस आधार पर भी हो सकता है बदल जाए। और वहाँ के ह्यूमन फैक्टर्स की बात करूँ तो कल्चर और ट्रेडिशन क्या वहाँ का अलाउ करता है उस चीज़ को बोने के लिए, उस चीज़ को उगाने के लिए, तो इस आधार पर भी हम लोग लैंड यूज़ पैटर्न को बांटते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको आप नोट सेक्शन के अंदर समझ सकते हैं कि जो जिन हम इंडिया के अंदर जिन चीज़ों की बात करेंगे, है ना, इंडिया के अंदर हम लोग जिन ज़मीन की बात करेंगे
उसमें आपको समझ जाना चाहिए कि इंडिया की जो टोटल ज़मीन है उसमें केवल 93% ज़मीन को ही हम लोग समझते हैं। क्यों भैया 7% ज़मीन कहाँ चली गई? तो 7% ज़मीन दो जगह चली गई। पहली तो जो ज़मीन पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखी है, एक तो पीओके और अक्साई चीन, जो दो भाग है भारत का ऊपर, ये देख रहे हो ना ऐसे ऐसे। तो ये जो पीओके का कुछ रीजन है चाइना का, और ये जो अक्साई चीन है चाइना का, ये तो पाकिस्तान का और ये चाइना का है। तो ये जो दो भाग यूज़ हो रखे हैं यहाँ पर, अभी इसको जोड़ा ओड़ा नहीं गया है ना, तो इसीलिए 7% ज़मीन में से कुछ ज़मीन यहाँ चली गई। और कुछ जो यहाँ पर हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहाँ पर असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे कुछ प्रदेशों को छोड़कर, और जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें 4-5 जो स्टेट हैं, वहाँ पर इसकी मेज़रमेंट नहीं की गई है, वहाँ पर हमको मेज़रमेंट नहीं करने दी गई है। ठीक है, तो वहाँ का हमें पता नहीं है। तो हम जो टोटल बात करेंगे 93% की करेंगे, क्योंकि 97% पीओके में कुछ चला गया, कुछ अक्साई चीन में चला गया, और कुछ आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चला गया है। ठीक है, अगला आता है लैंड डिग्रेडेशन या एफॉरेस्टेशन शेल्टर पे। अब बताता हूँ, यहाँ तक अभी हमने लैंड की तारीफ़ें पढ़ ली ना, तो अब लैंड की तारीफ़ में क्या देखा हमने कुछ चीज़ देखी कि लैंड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर लैंड होगा वहीं पर पेड़ पौधे होंगे, जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे वहीं पर जीव जंतु होंगे, वहीं पर आदमी होगा, वहीं पर इकोनॉमिक बातें होंगी, वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन होगा, वहीं पर कम्युनिकेशन होगा। अब जो लैंड है इसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ये जो लैंड है इसको ग्लोबल लेवल पर अगर बात करूँ तो दो तीन चीज़ों में बांट रखा है। एक है फॉरेस्ट, जहाँ पर फॉरेस्ट हो रहे हैं। कुछ हैं ऐसे लैंड जो कि जहाँ पर मतलब ज़मीन तो उगा सकते हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर कल्टीवेशन हो तो सकता है, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए दे दिया गया है। उसी के बाद कुछ आते हैं कुछ ऐसी ज़मीनें जो कि आप कह सकते हैं कि फेलो लैंड उसको कह सकते हैं। ऐसे लैंड जो कि कुछ सर्टेन पीरियड के लिए क्या कर दिए गए हैं, अनकल्टिवेटेड हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ आएंगे, मतलब मैं इसको पूरा बताता हूँ दोबारा से। पहला है आपका फॉरेस्ट। ठीक है, पहला है आपका फॉरेस्ट, यानी कुछ ऐसी ज़मीनें जो कि फॉरेस्ट के अंदर चली गई हैं, यानी वहाँ पर क्या कर दिया गया है, पेड़ों को लगा दिया गया है, फॉरेस्ट को बढ़ा दिया गया है। दूसरा है आपका नॉन कल्टीवेशन ज़मीन, यानी ऐसी ज़मीन जहाँ पर कल्टीवेशन हो तो सकता था, मतलब हो भी नहीं सकता भाई, ऐसी ज़मीन जहाँ पर नॉन कल्टीवेशन हो रहा है, यानी ऐसी ज़मीन जहाँ पर बुआई जोताई नहीं चल रही है। पहला और दूसरा। तीसरा क्या है, तीसरी है आपकी ऐसी ज़मीन जहाँ पर हो तो सकता था, ज़मीन तो हो तो सकती थी, लेकिन उसको किसको दे दिया गया है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, उसको टेक्नोलॉजी का काम चलाने के लिए, उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद चौथी ज़मीन है आपकी फैलो लैंड, ऐसी ज़मीन जिसको एक निश्चित टाइम तक बोई नहीं गई है, उसको फैलो लैंड के अंदर गिन लेते हैं। उसके बाद ऐसी ज़मीन जिसको कुछ समय तक बोया तो नहीं गया है, लेकिन उसको आप फैलो लैंड के अंदर नहीं गिन सकते, तो ऐसी ज़मीन को आप लेफ्ट अनकल्टिवेटेड आप कह सकते हैं। और उसके बाद जो आएगा, इन सबको जोड़ने घटाने के बाद जो मिलता है आपको, जहाँ पर अभी एक्चुअली में बुआई जोताई चल रही है, वो है आपका नेट सोन एरिया आप उसे कहते हैं। इसके बाद हमने देखा ये वर्ल्ड के लेवल पर, और भारत के लेवल पर हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया कि 43% भारत में क्या है, प्लेन है। उसके बाद 34 या 32% कितना था भाई, वो क्या है, रुक अभी बताया तो, हाँ 34% क्या है आपका माउंटेन है, और 27% क्या है, 27% आपका क्या है भैया, प्लेट्यू है। अब इसको जोड़ लो भाई, 7 3 10, रुको मैं आपको बताता हूँ। देखो 43% क्या है, 43% प्लेन है और 27% प्लेट्यू है। अब जितना बचेगा वही आपका 100, 7 3 10 0, कैरी 1, 4 2 6 1 7 70। हाँ, तो ये 30% आपका क्या है, माउंटेन है। ठीक है, समझ लो 43% क्या है, प्लेन है, 27% क्या है, प्लेट्यू है, और 30% क्या है, आपका माउंटेन है। प्लेन आपको क्या देता है, प्लेन आपको एग्रीकल्चर करने के लिए देता है और इंडस्ट्री देता है। प्लेटू आपको क्या देता है, मिनरल देता है, फॉरेस्ट देता है और फॉसिल फ्यूल देता है। माउंटेन आपको टूरिज्म देता है और सतत वाहिनी नदियाँ देता है, पेरेनियल रिवर देता है, जो कि हमेशा लोगों की प्यास बुझाएंगी, हमेशा बहेंगी। आपको फिर बता दिया गया है भैया ये केवल जो है आपका, आपको जो दिया गया है ये केवल 93% से ही आपका बांटा गया है। क्यों, क्योंकि 7% जो है वो दो जगह चला गया है। एक तो है आपका पीओके और अक्साई चीन, और दूसरा चला गया है आसाम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर कुछ अलग जो 5 स्टेट हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में, उनके पास। ठीक है, ये बात हो गई आपकी टोटल लैंड की तारीफ। अब जो आपका लैंड है, जो ज़मीन है, वो डिग्रेड होती जा रही है भैया। आदमी ने बहुत ज़्यादा एकदम
हालत ख़राब कर रखी है रिसोर्सेज की। तो कह रहा है कि आदमी ने क्या किया भैया, डिफॉरेस्टेशन किया, ओवर ग्राजिंग की, माइनिंग कर दी और क्वेरिंग कर दी। माइनिंग क्वेरिंग एक तरह की चीज़ है, बस आगे चलकर थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। अभी आप माइनिंग और क्वेरिंग को एक ही जान सकते हैं। माइनिंग क्वेरिंग आपको पता है ये खनन किया जा रहा है मिनरल्स को निकालने के लिए। इसको रोकने के लिए कई सारे काम किए गए, जैसे डिफॉरेस्टेशन का उल्टा एफॉरेस्टेशन कर दिया गया भैया, पेड़ को लगा दिए गए। डिफॉरेस्टेशन में पेड़ को हटाए जा रहे थे, एफॉरेस्टेशन को पेड़ को लगा दिए गए। और उसके बाद शेल्टर बेल्ट लगा दी गई, यानी पेड़ों को इस तरीके से रो में लगाया गया जिससे जो हवा है वो क्या वो जो मिट्टी है उसको बहा ना ले जा सके, उसको उड़ा ना ले जा सके। साथ ही साथ ओवर ग्राजिंग पर ऐसे नियम लगाए गए, ऐसे मीजर्स लगाए गए, ऐसी लिमिट्स लगाई गई जिससे आप इतनी ही ओवर ग्राजिंग कर सकते हैं, इतनी ग्राजिंग करा सकते हैं एनिमल्स को, इससे ज़्यादा ग्राजिंग आप नहीं करा सकते, वरना ओवर ग्राजिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। आगे सैंड ड्यून्स को भी स्टेबलाइज करने का काम किया गया है, जहाँ पर थॉर्नी बुशेस लगाकर सैंड ड्यून्स जो बन जाते थे, सॉइल इरोजन हो जाते थे, उनको रोका गया है। आगे वेस्ट लैंड के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट लिया गया है, यानी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ एरियाज़ बना रहे हैं जहाँ पर सूटेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी, जहाँ पर जो वेस्ट लैंड है उससे आपका सॉइल रिसोर्स खराब का लैंड रिसोर्स खराब नहीं होगा। ये आपका कॉपी हो गया है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन आपको पता है भाई, ख़राब हो गया है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवर ग्राजिंग हो रही है, माइनिंग और क्वेरिंग के कारण लैंड खराब हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन का उल्टा एफॉरेस्टेशन कर दिया गया। उसके बाद फिर आपका ओवर ग्राजिंग का उल्टा क्या कर दिया गया, लिमिट लगा दी गई ग्राजिंग पर, और माइनिंग के लिए भी लिमिट लगा दी गई। और उसके बाद फिर आपका और भी काम कर दिए गए, जैसे शेल्टर बेल्ट लगा दी गई और सैंड ड्यून्स के लिए थॉर्नी बुशेस लगा दी गई। समझ गए। अब आ जाते हैं आपके लास्ट पार्ट पर, जो कि आपका क्या, जो कि आपका सॉइल एज अ रिसोर्स, ज़मीन एक रिसोर्स के रूप में, ठीक है। ज़मीन नहीं, सॉरी, मिट्टी एक रिसोर्स के रूप में। तो पहले इसकी भी थोड़ी तारीफ़ कर देते हैं। तो जो सॉइल है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये दोबारा से रिन्यू हो जाएगी, ठीक है। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है और लिविंग रिसोर्सेज को भी मदद करता है। कई सारे जो सॉइल की फॉर्मेशन पर बात करो तो जो सॉइल है वो कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी है, जैसे रिलीफ यानी वही आपका टोपोग्राफी जान सकते हैं, और उसके बाद पेरेंट रॉक, यानी जो आपकी जब मिट्टी है वो कई सारे रॉक के टूटने पर मतलब बनी है। तो उसका जो रॉक थी वो इग्नियस रॉक थी, सेडिमेंट्री रॉक थी, मेटामॉर्फिक रॉक थी, कौन सी रॉक थी, इस आधार पर भी होता है ये। क्लाइमेट के आधार पर भी, वेजिटेशन के आधार पर वहाँ के पेड़ पौधे कैसे थे, और टेम्परेचर वहाँ का कैसा था, टेम्परेचर चेंज के आधार पर, नेचुरल फोर्सेस लाइक वाटर, विंड और ग्लेशियर के आधार पर जो फॉर्मेशन है सॉइल की वो अलग अलग तरीके से बढ़ जाती है। जैसे हाँ, अब ये जो कह रहे हैं कि जो सॉइल है, क्लासिफिकेशन जो है सॉइल का इंडिया में, वो किन आधारों पर ही हुआ है, उस सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हुई है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। उस सॉइल का रंग कैसा है, वो मोटी कितनी है, उसको छूने में कैसा लगता है, उसको कितनी पुरानी सॉइल है, केमिकल्स उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके आधार पर जो सॉइल है उसको अलग अलग आधार पर बांट दिया गया है। जैसे इसमें सबसे पहले और सबसे मास्टर सॉइल, परफेक्ट सॉइल आती है एलुवियल सॉइल। ये जो सॉइल है पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको पाई जाती है, और गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में भी राजस्थान नहीं, हाँ, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में भी थोड़ी सी गई हुई है। उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाई जाती है, और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है यहाँ इसके भी डेल्टास में पाई जाती हैं, ठीक है, और गंगा के डेल्टा में तो पाई ही जाती हैं, ठीक है। अब एलुवियल सॉइल की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर के लिए बेहतरीन सॉइल होती है, ठीक है। और जहाँ पर एग्रीकल्चर होगा वहाँ पर डेंसली पॉपुलेशन होगी, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है यूपी बिहार की वो भर भर कर है, ठीक है। आगे आप देखते हैं जिसके अंदर पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, चूना बहुत ज़्यादा है, और ये जो है ये शुगर केन और पैडी, वेट और पल्सेस जैसे ग्रेन्स को, जैसे क्रॉप्स को उगाने के लिए परफेक्ट सॉइल मानी जाती है। रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। जो आपकी सॉइल है, सॉइल जो रिसोर्स के रूप में है, ये एक रिन्यूएबल सोर्स है, और क्या करती है, और पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है, हर लिविंग चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रही होती है। और आपको ये कहा गया है कि जो सॉइल की फॉर्मेशन है ये वो उसके पेरेंट रॉक के आधार पर, वहाँ की टोपोग्राफी के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर, क्लाइमेट के आधार पर, इन सभी आधार पर सॉइल की फॉर्मेशन होती है। अब सॉइल की क्लासिफिकेशन जो की गई है वो उसके थिकनेस के आधार पर, उसमें केमिकल्स क्या पाए जा रहे हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, उसकी पेरेंट रॉक क्या है, वहाँ का रिलीफ कैसा था, इस आधार पर क्या किया गया है, सॉइल को बांटा गया है। पहली सॉइल है आपकी एलुवियल सॉइल, ऐसी सॉइल
जो कि मास्टर सॉइल आप कह सकते हैं, पूरे नॉर्थर्न स्टेट में पाई जाती हैं, गंगा के पूरे उसमें पाई जाती हैं। उसके बाद फिर आपकी कोस्टल प्लेन्स में भी पाई जाती हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मेरे ख्याल से पाई जाती है ना, हाँ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पाई जाती है, और महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी के डेल्टाज में भी पाई जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, जैसे यूपी बिहार में आप देखते ही हैं। इसके अंदर पोटास, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए ये आइडियल क्रॉप है पैडी, शुगर केन, वेट और पल्सेस जैसे चीज़ों को उगाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो सॉइल है इसमें इसके बाद दूसरी सॉइल क्या आती है ब्लैक सॉइल। मैंने आपको कहा था ना कि रंग के आधार पर भी बांटा जाता है, तो चूँकि सॉइल का जो कलर है ये क्या है, ये ब्लैक कलर है, इसलिए सॉइल को ब्लैक सॉइल कहा जाता है। वास्तव में इसका नाम रेगुर सॉइल है। ठीक है, ये जो सॉइल है ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोदावरी कृष्णा की वैली में जो प्लेट्यू हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। सौराष्ट्र आपको नहीं पता होगा कहाँ पर है, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका गुजरात है, गुजरात के ऊपर वाला जो समय है, जो गुजरात का जो ऊपर वाला एरिया है, जो ऊपर वाला रीजन है, इसको कच्छ कहा जाता है, और जो इसका नीचे वाला रीजन है इसको सौराष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर आपका सोमनाथ मंदिर है ना, तो इसका जो नीचे वाला क्षेत्र है ना, इसी को आप क्या कहते हैं, इसको आप लोग सौराष्ट्र कहते हैं। तो इस सौराष्ट्र के रीजन में पाई जाती है आपकी कौन सी मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसको रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। भाई मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। और कह रहा है कि ये किससे बनी होती है, कई सारे एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, और इसकी तारीफ सुन लो, ये जो है ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को अपने साथ रख सकती है। अगर आपने एक बार सींच दिया तो बहुत समय तक अपने आप में ये अपने आप को बचा कर रख सकती है। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम जैसी चीज़ें पाई जाती हैं, और इसीलिए ये आइडियल क्रॉप है कॉटन को बोने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर आपको कॉटन जो है वो आप इसके अंदर बो सकते हैं ज़मीन के अंदर। और ये कॉटन के लिए इतनी ज़्यादा आइडियल सॉइल है कि इसका नाम भी जो है कॉटन से जुड़कर बना हुआ है, तो इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके 3 नाम हो गए भैया। पहला नाम क्या हो गया, पहला नाम हो गया इसकी ब्लैक सॉइल, दूसरा नाम हो गया इसका रेगुर सॉइल, और तीसरा नाम हो गया इसका ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको कहते हैं। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, पहली बात है जो सॉइल है आपकी, ये आपकी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मालवा, मध्य प्रदेश इत्यादि के क्षेत्र में पाई जाती है। गोदावरी और कृष्णा की वैली में भी पाई जाती हैं। एक्सट्रीमली क्लेई पार्टिकल से बनी होती हैं, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को रिटेन कर रख सकती हैं, इसीलिए ये आइडियल क्रॉप है कॉटन को बोने के लिए। और उसी के बाद कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम जैसी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, और आपको कह रहा है ये तो कॉपी हो गया है। ठीक है, आगे आती है आपकी रेड या येलो सॉइल, ऐसी सॉइल जो कि यहाँ पर भी कलर की काम कर गया है। ठीक है, रेड या येलो सॉइल। अब देखो ये जो सॉइल है बहुत, अब यहाँ पे समझो, यहाँ तक आपने आपको एक बार फिर रिवाइज करा दूँ, एलुवियल और ब्लैक सॉइल आपने पढ़ ली है। अब हम लोग 3 तरीके की सॉइल पढ़ेंगे, 3 तरीके की सॉइल पढ़ेंगे जी। ठीक है, 3 तरीके की, एक आपको बता दूँ, और तीनों आपकी रेनफॉल से रिलेटेड है। ठीक है, तीनों आपकी रेनफॉल से रिलेटेड है। अब रेनफॉल से कैसे रिलेटेड है, पहले जो सॉइल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा लो रेनफॉल होती है, इसको आप लोग इसको आप रेड या येलो सॉइल कहते हैं। दूसरी जो सॉइल पढ़ाऊँगा वो है आपकी ऐसी सॉइल जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होती है, तब ये बनती है, जिसको आप लेटराइट सॉइल कहती हैं। तीसरी जो सॉइल पढ़ाऊँगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मीडियम रेनफॉल होती है और उसको फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर आप इन तीनों को याद कर सकते हैं। पहली सॉइल जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो रेनफॉल होती है, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। डक्कन प्लेट्यू क्या है, ये जो आपका भारत है ना, भारत ये जो ऐसे बट रखा है, इसका नीचे वाला जो ये जो एरिया है इसी को आप प्लेट्यू कहते हैं, डक्कन प्लेट्यू। तो ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, रेड या येलो सॉइल पाई जाती है। और वैसे अगर बात करूँ तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपके मिडिल गंगा प्लेन के सदर्न पार्ट में पाई जाती हैं। और वेस्टर्न घाट जो पर्वत है, ये जो आपका है ना, तो यहाँ पर ये जो पर्वत है वेस्टर्न घाट है, तो इसके पिएडमॉन्ट क्षेत्र में पाई जाती है। यानी ये जो पर्वत होता है ना, इसके नीचे की जो ज़मीन होती है इसको पिएडमॉन्ट क्षेत्र कहा जाता है। इसके पिएडमॉन्ट रीजन में भी पाई जाती है ज़मीन। उसके बाद ये मिट्टी, इसको रेड सॉइल को कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आयरन जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको रेड सॉइल कहते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक भी इसके अंदर है। ठीक है, तो 2 बात हो गई। पहली बात इसे रेड सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेटामॉर्फिक रॉक और आयरन जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। और येलो सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसके अंदर पानी कम रहता है या फिर पानी कम रहता है, बहुत कम पानी रहता है, तब ये पीले कलर की हो जाती है, ड्राई होकर पीले कलर की हो जाती है, इसलिए रेड और येलो सॉइल कहते हैं।
अब अगली है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है, वहाँ पर आपकी लेटराइट मिट्टी बनती है भैया। ये आपकी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली रीजन ऑफ उड़ीसा एंड असम में पाई जाती है लेटराइट सॉइल। ये आपकी मैन्योर और फर्टिलाइजेशन अगर आप इसको दे दें तब ये क्या कर सकती है, अच्छे से कल्टीवेशन आपको दे सकती है। अब इसको मैन्योर और फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि इसके अंदर जो डिकम्पोजर्स हैं वो इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं खुदगर्ज हैं कि ये खुद ही इसके अंदर के बैक्टीरिया और टेम्परेचर को खा जाते हैं। इसके अंदर का जो ह्यूमस है उसको इसके अंदर के डिकम्पोजर्स खा जाते हैं, यानी इस मिट्टी के अंदर जो डिकम्पोजर्स हैं उसको कुछ नहीं मिलता तो ये अपनी सॉइल के ह्यूमस को खा जाते हैं, इसलिए इसको आपको ह्यूमस के रूप में मैन्योर को देना पड़ता है। अगली है ऐसी सॉइल जहाँ पर मीडियम रेनफॉल होता है, सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट होती हैं, वहाँ पर पाई जाती हैं, इनको फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। ये जो सॉइल है ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। जैसे बात करें अगर वैली साइड की तो ये लोमी या सिल्टी होती हैं। उसके बाद बात करूं अपर स्लोप की तो ये कोर्स ग्रेन्ड होती हैं। और उसके बाद अगर बात करूं मैं किसकी, पार्ट ऑफ वैली, जो कि पार्ट ऑफ वैली की बात करूं जो कि स्पेशली रिवर ट्रेल्स और एल्यूवियल फैंस पर पाई जाती हैं, वहाँ पर ये सिल्टी होती हैं, और इन सॉइल को वहाँ पर ये सॉइल जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी होती हैं। ठीक है, अब इससे पहले इससे पहले मैं आपको ये जो पूरी सॉइल का मामला है इसको मैं दोबारा से आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। ठीक है, मैं यहीं से रिवाइज़ करा देता हूँ। पहला जो है आपका वो है आपका एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल क्या है, बड़ी बेहतरीन सॉइल है आपकी, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी के वैली में पाई जाएगी और आपके नॉर्दर्न एरिया में भी पाई जाएगी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाई जाएंगी। बेहतरीन यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। इसीलिए क्या है भैया, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर पाया जाता है, इसीलिए कहाँ गया भाई, ये रहा। तो इसके अंदर फॉस्फोरस, पोटास और फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है और लाइम भी पाई जाती है, इसीलिए ये बेहतरीन शुगर केन, पैडी और वेट और पल्सेस इत्यादि आपको लाकर दे सकता है। अगली है ब्लैक सॉइल, क्योंकि रंग इसका काला इसलिए इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। रेगुड़ सॉइल भी इसको कहते हैं, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा इत्यादि के क्षेत्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोदावरी कृष्णा की वैलीज़ में भी पाई जाती हैं। जो कि इसकी जो क्ले है वो बड़ा फाइन क्ले, एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से बना है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है, बहुत ज़्यादा पानी को रिटेन कर सकता है। और ऐसी ही मिट्टी चाहिए रहती है कॉटन को, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। ये आपका कॉपी है। उसके बाद फिर रेड और येलो सॉइल आती है। रेड सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आयरन जो है पाया जाता है और जब ड्राई रहता है तब ये येलो कलर का हो जाता है, इसलिए इसको रेड या येलो सॉइल कहते हैं। ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू में पाया जाता है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मिडिल गंगा प्लेन के सदर्न पार्ट में पाया जाता है, और वेस्टर्न घाट जो पर्वत है उसके पिएडमोंट क्षेत्र में भी पाया जाता है। अगली है आपकी लेटराइट मिट्टी। वहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल हो रहा था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो ये कहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के हिली एरियाज़ में ये मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा होता है। ठीक है, इनको अगर आपको मैन्योर और फर्टिलाइजेशन देना होगा, फर्टिलाइजर और मैन्योर इनको देना होगा, जिससे इनके अंदर ह्यूमस आ पाए, है ना, ह्यूमस इनके अंदर आ पाए। इसलिए कल्टीवेशन मतलब जब आप इसको मैन्योर और फर्टिलाइजर इत्यादि देंगे तभी इनके अंदर ह्यूमस पैदा होगा और ये क्या करेंगे, बढ़िया सी आपको कल्टीवेशन देंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे क्यों भैया हम नहीं देंगे, इनको क्यों ज़रूरत पड़ गई ऐसी, खुद से जाओ अपना ह्यूमस लेकर आओ। तब इनके पास ह्यूमस था, लेकिन इनके अंदर कुछ डिकम्पोजर भी ऐसे हैं जो कि इसी ह्यूमस को खा जाते हैं, इसीलिए इनके बेचारों के अंदर ह्यूमस ही ख़त्म हो जाता है। अगली है आपकी फॉरेस्ट सॉइल, यानी ये कुछ ऐसी सॉइल हैं। फॉरेस्ट सॉइल क्या है, फॉरेस्ट सॉइल ऐसी सॉइल है जो कि आपकी पाई जा रही होती है कहाँ पर, हिली और माउंटेनियस क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट हो रहा होता है, सफिशिएंट रेन हो रही होती है। और ये जो सॉइल है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसे लोमी और सिल्टी होती है वैली के क्षेत्र में, कोर्स ग्रेन्ड होती है अपर स्लोप में, और दोबारा से बहुत ज़्यादा सिल्ट इसमें होता है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोमी होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिल्टी होती है वैलीज़ के लोअर पार्ट में, यानी वैली की क्षेत्र में लोमी होती है, अपर स्लोप में कोर्स ग्रेन्ड होती है, और वैली की नीचे बात करूँ तो सिल्टी होती है, जहाँ पर क्या होता है, मतलब ये वैली के नीचे क्या रहता है, रिवर टेरेस और एल्यूवियल फैंस होते हैं, वो इनकी सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं। ठीक है, सॉइल की टाइप भी कंप्लीटेड। अब वही बात है भाई, जहाँ पर रिसोर्स है भाई तो रिसोर्सेज का तो डिप्लीशन होगा ही, और उसको अच्छे से हमें बनाना भी है। तो बहुत आसान टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेता हूँ। अब आप अपने एनसीईआरटी का सबसे लास्ट पन्ना खोल सकते हैं भाई,
तो जो सॉइल इरोजन है ना, सॉइल इरोजन जो है ये क्या है, हम जो कुछ नेचुरल प्रोसेस और कुछ ह्यूमन प्रोसेस के कारण क्या हो जाता है, जो आपकी सॉइल है ये क्या हो जाती है, इरोड हो जाती है, या जो आपकी सॉइल है बह जाती है। ठीक है, जैसे जैसे विंड, ग्लेशियर और वाटर की मदद से, विंड, ग्लेशियर और वाटर के कारण जो सॉइल है बह जाती है, और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जैसे डिफॉरेस्टेशन के इत्यादि से भी ये क्या हो जाता है, बह जाता है, और इसी कारण से सॉइल इरोजन हो जाता है। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। यानी हम जो क्रॉप करेंगे उसको हम लोग स्ट्रिप्स के रूप में करेंगे, यानी मेड़ बना कर देंगे। जैसे अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में है तो आपको पता होगा आलू जो बोई जाती है उसको इसी तरीके से मेड़ के रूप में किया जाता है, जिससे जो मिट्टी है उसके बीच में इसको ऐसे उठा दिया जाता है मिट्टी, जिससे क्या हो, हवा आए तो मिट्टी को उड़ा न ले जा पाए, इसलिए स्ट्रिप क्रॉपिंग की जा सकती है। प्लस शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं, यानी जो आपके छोटे छोटे प्लांट हैं उनके ऊपर किनारे किनारे बड़े बड़े प्लांट लगा सकते हैं, जिससे जो हवा है तो इन्हीं प्लांट में टकरा कर रह जाए, यहाँ से मिट्टी को डायरेक्ट ना उड़ा कर ले जा पाए। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे आगे हम लोग कॉन्टोर प्लगिंग कर सकते हैं। हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से सीढ़ियों के रूप में क्या कर देते हैं, यहाँ पर कर रहे होते हैं, जिससे जब पानी आए तब ये इसको बहा ना ले जा पाए। ठीक है, आगे हम लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं, जिससे क्या हो पाए, जिससे हम लोग टेरेस फार्मिंग यानी इसको छत के रूप में बनाकर फार्मिंग कर रहे होते हैं, जिससे जो पानी है वो भी रुका होता है, और जब पानी ही नहीं बहेगा तो मिट्टी कैसे बहेगी, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इरोजन को भी बचा सकते हैं। तो ऊपर आपको जो कुछ मेथड दिए गए हैं, इससे आप सॉइल की इरोजन को रोक सकते हैं और अपनी सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर को अच्छे से बढ़ाने के लिए। और यही थी आपकी आज की क्लास, यही थी आपका आज का इस चैप्टर ना। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। भाई बड़ी मेहनत लग जाती है आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद, नहीं बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और थोड़ी सी दया भी करो, बड़ी मेहनत लगती है भाई इसको पढ़ाने में, वरना तुमको पता ही है मुझे 10-20 मिनट का टाइम लगता है वो बच्चों वाला बनाने के लिए। हाँ, तो में से बहुत सारे लोगों को पता है ना ये कि अब आपके चैनल पर छोटे बच्चों वाला भी आने लगा है। क्यों आ रहा है ऐसा, अगर कुछ लोग कमेंट करोगे तब मैं आपको बताऊँगा। बाकी अगर आपको समझ रहे हैं ना कि वहाँ बच्चे तुमसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं यार, तो थोड़ी शर्म करो, तुम लोग भी इस चीज़ों को पढ़ो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे तो बोर्ड्स हैं ना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको इसके क्विक रिवीजन के साथ, जहाँ पर हम लोग बेसिकली आधे से 1 घंटे के अंदर इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और आपको बढ़िया सा एक क्विक रिवीजन दे देंगे। तो मिलता हूँ आपको क्विक रिवीजन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।